सो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। क्या मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। क्या मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच लालमुनि चौहान सर, थैंक यू वेरी मच उदय मानव सर, थैंक यू वेरी मच ज्ञानोबा जाधव सर, थैंक यू वेरी मच मूल नारायण विश्वकर्मा सर, थैंक यू वेरी मच संजय गोस्वामी सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्क्रीन क्या? पिया शराब की आवाज़ आ रही है? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, स्क्रीन क्लियर विजिबल है? स्क्रीन क्लियर विजिबल है क्या? जिनको जिनका स्क्रीन क्लियरली विजिबल है वो लिखिएगा विजिबल है। विजिबल है लिखना, ठीक है सर? जिनका बिल्कुल विजन एकदम क्लियर आ रहा है स्क्रीन। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच। यानी कि स्क्रीन भी एकदम क्लियर है ना? ओके। सो एक बार फिर से हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश जोशी, रिटेल मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोस्ट अवेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। फाइनली आज डे 1 में आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आ जाइए, देख लीजिए दोस्तों, 1-2 मिनट में आपके आसपास के सभी वो सारे लीडर्स जिनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था आपके नेटवर्क में, वो सभी लोग पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके हैं। देख लीजिए, सभी से बोलो कि कम से कम एक कमेंट ड्रॉप करें ताकि आपको पता चल सके कि हाँ वो लोग आ चुके हैं सेशन में। ठीक है, सभी लीडर्स एक एक कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए ताकि आपके सीनियर्स को पता चल जाए, आपके आसपास के लीडर्स को और आपकी टीम को पता चल जाए कि हाँ भाई हमारे सीनियर सर भी आ चुके हैं सेशन के अंदर। खाली उन्होंने धक्का मार के हमको ही नहीं भेज रखा है, खुद भी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सो एक बार फिर से गुड गुड इवनिंग। यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर एक कमेंट में देख रहा था, एक मैम का आया हुआ था कमेंट यहाँ पर। हालांकि अभी ये जो सेशन चल रहा है ये यूट्यूब पे चल रहा है, और क्योंकि ये यूट्यूब पे चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो कमेंट्स हैं वो स्क्रीन पर दिखाई दे सकते हैं क्या? पता नहीं, दिखने तो चाहिए स्क्रीन पर कमेंट्स, लेकिन साइड में दिखेंगे। ओके। हाँ, यहाँ पर एक जो है हमारे साथ में, यहाँ पर तारा कीर मैडम हैं, गौतम कीर सर की वाइफ हैं, गहलोत सर की टीम से हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं भी AWPL में काम करती हूँ। ऑब्वियसली आप गहलोत सर की टीम में तो AWPL में काम करते होंगे। उन्होंने लिखा हुआ, मेरा क्वेश्चन है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं स्टेज पर प्लान कैसे करूँगी? देखिए, वैसे तो ये जो सेशन है ये क्वेश्चन आंसर सेशन है नहीं, लेकिन फिर भी आपका ये सवाल आ गया है तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा 1 मिनट बात कर लेता हूँ। देखो, ऐसा है ना कि पढ़े लिखे हो ना आप, आपसे ऐसा किसने कहा कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता वो स्टेज पर प्लान नहीं दे सकता? हमारे देश में कितने अनपढ़ नेता हैं जिनको जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। वो अनपढ़ नेता अनपढ़ होते हुए सरकार चला सकते हैं, तो आप स्टेज पर प्लान नहीं दे सकते हैं? कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, प्लान की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी है। प्लान की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसको सुनते रहो, सुन सुन के उसको याद करते रहो, सुन सुन के मेमोराइज। जैसे हम गाना सुनते हैं, गाना सुन के गाना याद हो जाता है ना, पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आपका अगर 40 मिनट का प्रेजेंटेशन है तो उसको 5-5 मिनट के 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो 5-5 मिनट के 8 गाने की तरह हो गया वो, है ना? तो कितना टाइम लगेगा आपको एक गाना याद करने में? कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, 1 घंटा? ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो। आप पढ़ नहीं सकते लेकिन आप सुन सकते हो ना। मैं मानता हूँ, जैसे आपने बोला कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है, आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, मानता हूँ। आप सुन सकते हो ना, बस सुन सकते हो तो आप भी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन स्टेज पर कर सकते हो। ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी कर लो। गोविंद राम गहलोत सर से कहना कि सर इसकी प्लान की ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दें, तो वो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग दे देंगे। उसके बाद आप उसे सुनिए,
पार्ट्स में बांट लीजिए, टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में याद कीजिए, ठीक है। चलिए, सो आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है रिटेल मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए जो अपना रिटेल बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, रिटेल कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रिटेल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, वो सभी लीडर्स के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर डिजाइन किया गया है। लेकिन जब बात रिटेलिंग की आती है तो रिटेलिंग के अंदर कुछ इश्यूज हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना? रिटेलिंग के अंदर में कॉमनली कुछ प्रॉब्लम्स आती है नेटवर्कर्स को। तो मैं चाहूंगा कि अभी जितने भी लीडर्स यहाँ पर अभी सेशन में हैं वो जरा कमेंट करके बताइए कि उनके अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम आती है रिटेलर्स को, मतलब मार्केट में रिटेलिंग करने के लिए जब हम जाते हैं, रिटेल कस्टमर बनाने के लिए जाते हैं, तो बेसिकली बड़ी बड़ी क्या क्या समस्याएं आती हैं। जरा आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या समस्या आती हैं, आपको क्या समस्या आती है, ये जरा बताइएगा। आप सभी लीडर्स कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज मैं किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं हूँ। पूरा टाइम लेके एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर अच्छे से इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ज़रा बताइएगा कि क्या दिक्कत आती है। अमोल सर ने बोला प्राइस की दिक्कत आती है। जी हाँ, ये एक इशू तो आता है, प्राइस की दिक्कत आती है। और बताइए, लोग बोलते हैं महंगा है। और बताइए, लोग बोलते हैं क्या आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता बोलते हैं। अच्छा, और बताइए, और क्या बोलते हैं लोग? प्राइसेस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है। हाँ, और बताइए, महंगा है बोलते हैं, आपका प्रोडक्ट महंगा है बोलते हैं, टेस्ट अलग है बोलते हैं आपके प्रोडक्ट का। और बताइए, एजुकेटेड पर्सन बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा, और बताइए, प्रोडक्ट काम नहीं करता है आपका, ऐसा बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि आप डॉक्टर थोड़ी हैं जो आप प्रोडक्ट बताने के लिए आ गए, है ना। और बताइए, प्राइस, न्यू ब्रांड, एक बार ले लेते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारी बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है। मैंने यहाँ पर 5 बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आती है, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखना दोस्तों, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको पूरी डिटेलिंग के अंदर लेकर जाएगा। बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर मिलेगी, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो इम्प्लीमेंट करने वाले पॉइंट है, जो आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि आप एक अपने साथ में एक डायरी और पेन लेकर जरूर बैठें। बहुत सारे पॉइंट्स आपको नोट करने को मिलेंगे, डायरी पेन लेकर बैठिएगा। थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लीजिएगा, जब तक ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है साथ में कोई और काम मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहली स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, रिटेल कस्टमर्स क्रिएट करने में 5 जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो पहले हमको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर ये 5 चैलेंजेस अगर ये ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर इन चीज़ों को हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, अगर इन चीज़ों का हमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिल गया, हमने ये चीज़ें ठीक कर ली, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंबर 1 क्या है? सबसे पहली दिक्कत जो मार्केट में आती है डायरेक्ट सेलर्स को, तो हम जो ब्रांड एक्चुअल में लेकर मार्केट में घूम रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं, उस ब्रांड की अपनी कोई ऐसी कोई बड़ी इमेज नहीं होती हमारे प्रोस्पेक्ट के माइंड में। क्योंकि कोई बड़ा सेलिब्रिटी टीवी पर एडवर्टीजमेंट नहीं चल रहे, न्यूज़पेपर पे एडवर्टीजमेंट नहीं चल रहे, सोशल मीडिया पे बहुत ही लिमिटेड एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर ही एडवर्टीजमेंट है ना। कोई बड़ा सेलिब्रिटी के साथ में टाइप नहीं है, अगर है भी तो उस टाइप वो भी कोई उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं पहुंच पा रही है उसकी वजह से भी। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्रोस्पेक्ट के माइंड में प्रोडक्ट की जो ब्रांड इमेज है वो नहीं होती। और क्योंकि कोई ब्रांड इमेज नहीं होती तो वहां पर एक फैक्टर आता है कि भाई आपके प्रोडक्ट की के ऊपर आदमी एकदम से बिलीव कैसे करेगा, ये एक बड़ा फैक्टर आता है, सबसे बड़ा चैलेंज। इसके अलावा जब हम मार्केट में निकलते हैं और एमएलएम अगर एक बार बोल दें, तो एमएलएम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बैड इमेज बनी हुई है लोगों के माइंड में। बहुत लोगों के माइंड में वो प्रोडक्ट एक बार की सुन भी लेगा, लेकिन अगर जैसे ही आपने एमएलएम का नाम ले लिया तो वो आदमी ना प्रोडक्ट लेगा, प्रोडक्ट के बारे में भी सुनने को तैयार नहीं होगा। हमारा कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट हो, एमएलएम का नाम ले लिया ना तो एमएलएम की एक बैड इमेज बनी हुई है। और ये सत्य बात है, हमें इस चीज को काउंटर करना पड़ेगा। हालांकि
एमएलएम कोई बैड बिजनेस नहीं है, एमएलएम के अंदर तमाम सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लोग क्या है नेगेटिव चीज के ऊपर फोकस करते हैं। लोग सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनने से ज्यादा फेलियर आदमी की कहानी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। फेलियर आदमी का रोना धोना सुनने में लोगों को ज्यादा मजा आता है। हाँ, ये इसका रोना धोना है ना, उसको सुनने में ज्यादा मजा आता है। तो इसकी वजह से क्या है, एक बैड इमेज एमएलएम के बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बनी हुई है। ये एक चैलेंज आता है। इसके अलावा एक चैलेंज आता है कि सो मैनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, मार्केट में प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की ही अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी हर कंपनी अपनी अपनी प्रोडक्ट रेंज को लगातार तेजी से एक्सपेंड कर रही है, सभी कंपनीज कर रही हैं। तो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं मार्केट में, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, और उसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं। और जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, कंपेरेटिवली अगर कॉस्ट की बात आती है तो वो लोगों को थोड़ा सा चीपर महसूस होता है, कि वो थोड़ा सस्ते महसूस होते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। जैसा कि अभी सभी लोगों ने बोला कि लोग बोलते हैं मार्केट में कि प्रोडक्ट महंगे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज आता है, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इन सारे चैलेंजेस को, कैसे हम इनसे बाहर निकलेंगे और एक अच्छा रिटेल कस्टमर बेस बनाएंगे, उसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी इस सेशन के अंदर में, आज भी, कल भी और परसों भी। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या है कि आप जैसे ही अपने प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा पुश करते हैं तो वो आपसे भागना शुरू कर देते हैं। इफ वी पुश अवर प्रोस्पेक्ट्स दे रिपेल्स, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? सभी लोगों के जरा इसको रिप्लाई करिएगा कि क्या आपके साथ में ऐसा होता है कि नहीं होता है? जरा सा पुश करने लगते हैं लोगों को तो लोग भागना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपके कॉल्स उठाना बंद कर देते हैं, आपसे मिलने में कतराने लग जाते हैं अगर आप थोड़ा सा पुश ही बन जाते हैं, थोड़ा सा पुश करने लग जाते हैं तो, है ना? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पुश नहीं कर पाते हम। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे? और सबसे बड़ा चैलेंज कि यहाँ पर जितने भी लोग बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, शुरुआत में सबके सब लोग अनाड़ी होते हैं। हमारे अंदर वो इनफ नॉलेज और इनफ स्किल्स नहीं होती हैं जो कि सेल्स करने के लिए ज़रूरी हैं। एक सेल्स में एक्सपर्ट बनने के लिए जो स्किल्स, जो नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास शुरुआत में नहीं होती। तो ये हमारे पास में एक बड़ा चैलेंज होता है। ये 5 जो हैं, ये सबसे बड़े चैलेंज है। अगर आपको रिटेलिंग में आगे निकलना है, अगर आपको रिटेल में मास्टर बनना है, तो ये हैं वो 5 बड़े चैलेंजेस जिन पे हमें ओवरकम करना पड़ेगा, जिनसे हमको बाहर निकलना पड़ेगा, इन चैलेंजेस से हमको पार पाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इन चैलेंजेस से पार पा लेते हैं, इन चैलेंजेस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, वो स्किल डेवलप कर लेते हैं, वो टेक्निक सीख लेते हैं जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके ये सारी प्रॉब्लम से बाहर आया जा सकता है, तो हम एक अच्छा रिटेल कस्टमर बेस बनाने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर लोग वो टेक्निक्स, वो स्किल्स, वो चीज़ें सीखने में अपना समय नहीं लगा रहे, अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे, अपना एफर्ट नहीं लगा रहे। वो टेक्निक्स सीखने में, वो स्किल्स सीखने में, वो हैबिट्स डेवलप करने में, वो एटीट्यूड डेवलप करने में, वो एटिकेट्स डेवलप करने में लोग उतना टाइम नहीं लगा रहे। उस लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ज़्यादातर नेटवर्कर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में, वो आप लोग देखिए, उस चीज को समझिए कि ज्यादातर नेटवर्कर्स कर क्या रहे हैं मार्केट में। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज ज्यादातर नेटवर्कर्स कर रहे हैं मार्केट में जिनका कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है। मतलब उन एक्टिविटीज को करके इन चैलेंजेस से फेस नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ज्यादातर नेटवर्कर्स वो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि हमें स्टॉप कर देनी चाहिए। क्या क्या है वो एक्टिविटीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। What networkers usually do to overcome these challenges? ज्यादातर नेटवर्कर्स को पता है कि यार ये सारे चैलेंजेस है, इन सारे चैलेंजेस से बाहर आने की जरूरत है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूं। हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का जो बेनिफिट्स होते हैं, है ना, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्ट की फोटो के साथ में उसके बेनिफिट्स लगा के हम जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम में रील बना बना के डाल रहे हैं छोटी छोटी, है ना। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो फेसबुक का प्रोफाइल है वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के कैटलॉग की तरह दिखने लग जाता है।
तो आप अब सोशल मीडिया का भी फिर प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते। सोशल मीडिया के थ्रू जो आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते फिर हम। तो हम ये काम हम कर रहे थे कि हमें थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, लेकिन इससे हमको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। लेकिन समझाने के बाद भी, बताने के बावजूद भी आप देखो आज की डेट में ऐसे ढेर सारे नेटवर्कर्स हैं, मैं कहूँ कि अधिकतर नेटवर्कर्स हैं वो ये काम करते हैं। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जो है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट बना के डाल दिया, स्टेटस बना के डाल दिया, ये काम मत करिए, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है। शूट वीडियोस यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर बेनिफिट्स ऑन सोशल मीडिया। छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स शूट करते हैं प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए, है ना। कोई जूस है, जूस पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए वीडियो बना रहे हैं कि देखो हम इसको प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बेनिफिट साथ में जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है शेयर कर रहे हैं वीडियोस। हम एफर्ट तो मार रहे हैं, लेकिन एफर्ट हमारा किस दिशा में होना चाहिए, क्या हमारा सही एफर्ट होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे होते। टेस्टिमनीज, प्रोडक्ट की टेस्टिमनीज फॉर जो है फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं, चारों तरफ। मतलब सोशल मीडिया चारों तरफ सोशल मीडिया के ऊपर भोकाल मचाया हुआ है हम लोगों ने। इमेजेस, वीडियोस, टेस्टिमनीज चारों तरफ। उससे क्या हो रहा है, उससे जो हम प्रोस्पेक्टिंग कर भी सकते थे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो प्रोस्पेक्टिंग भी हम नहीं कर पाते अब। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को कांटेक्ट करते हैं, वो आपके प्रोफाइल में जाके पहले ही उसको दिख जाता है कि हाँ आपका क्या पर्पस है, आपका क्या उद्देश्य है, आप किस लिए उस व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं, वो पहले ही समझ जाता है, और फिर वो आपको उसी हिसाब से हैंडल करता है ना। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर हम लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर हम लोगों को कमेंट करके अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब मजे की बात यह है कि बहुत सारे ट्रेनर्स आपको ये चीज़ें सिखा भी रहे हैं, बोले कि ऐसा करो, वो ऐसा करने को आपको बोल रहे हैं। मजे की बात यह है कि बहुत सारे ट्रेनर्स आपको ये चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है, ये चीज़ें आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकती हैं, लेकिन जो चैलेंजेस अभी हमने देखे, वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है। इन सारी चीज़ों को करके हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर सकते, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। हम व्हाट्सएप मैसेजेस, खास करके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो हमारे फैमिली ग्रुप्स बने रहते हैं व्हाट्सएप के अंदर, वहाँ पर हम जो है व्हाट्सएप के मैसेजेस बना बना के शेयर करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट शेयर करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग तो इन सब से भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं, पूरा कंपनी का एक पेज ही बना देते हैं फेसबुक के ऊपर। है कितने लोगों ने अपनी अपनी कंपनी का पेज बना रखा है फेसबुक के ऊपर? कमेंट कीजिए, क्या आप में से कोई है जिन्होंने अपनी कंपनी का पेज बना रखा है फेसबुक के ऊपर? ये सारी चीज़ें आपको कुछ हद तक सेल्स जनरेट करने में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हैं, बट इन सारी एक्टिविटीज से आप एक स्ट्रॉन्ग रिटेल कस्टमर बेस नहीं बना सकते। वो जो चैलेंजेस हमने अभी शुरुआत में बात करी, उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये टेक्निक्स काफ़ी नहीं है। तो इनके ऊपर पूरा का पूरा अपना फोकस इनके ऊपर नहीं डालना है आपने। आपकी पूरी एक्टिविटीज़ का मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% आपकी सारी जो एक्टिविटीज़ है रिटेल कस्टमर बेस बनाने, नया कस्टमर बेस बनाने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसका सिर्फ 10% ये हो अगर है तो फिर भी चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें तो इसके अंदर भी ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। जैसे आप अपने पूरा, आप जो है अपना फेसबुक का जो पूरा का पूरा पेज है, उसके ऊपर सारा जो है आपका फेसबुक का पेज जो है, आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट का कैटलॉग मत बनाइए कि आपके फेसबुक के पेज को देख के ऐसा लगे कि यार ये किसी कंपनी के प्रोडक्ट का कैटलॉग तो नहीं है। ऐसा नहीं बनाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि हमने करना क्या है इसके अंदर में। देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो रिटेल ट्रेनिंग के अंदर जो हम आज सीखने वाले हैं, ये ना तो कोई नई चीज़ है।
और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो पहले कभी किसी ने करी नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि पहले से वेल प्रूव्ड हैं। दुनिया के जितने भी लोग सेल्स में एक्सपर्ट हैं, जब वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं, जितने भी लोगों लोगों के पास एक बहुत बड़ा तगड़ा रिटेल कस्टमर बेस है, खास करके जैसे आप वो कह लो जो इंश्योरेंस बेचते हैं लोग, जो म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं लोग, जो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं लोग, उन लोगों के पास में एक अच्छा स्ट्रांग नेटवर्क बेस होता है, अच्छा एक स्ट्रांग रिटेल बेस बना के रखते हैं। वो बहुत सारे कस्टमर्स से वन टू वन मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को वन टू वन जाके समझाते हैं और वहां से वो एक बहुत बड़ा तगड़ा एक रिटेल बेस बनाते हैं। इनिशियल लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर हमको एक स्ट्रांग रिटेल कस्टमर बेस बनाना है तो हमको भी वही करने की जरूरत है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से। समझ में आया? डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से करने की जरूरत है। तो थोड़ी कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें आज बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें सेम स्लाइड्स कल भी रिपीट होंगी, और लेकिन थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा और उसमें चीजें ऐड हो जाएंगी। तो चलते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में रिटेल कस्टमर्स बनाने हैं तो आपकी दो बेसिक अप्रोचेस हो सकती हैं, बहुत ध्यान से समझना। या तो आप प्रोस्पेक्ट के पास जाइए, ये आपकी अप्रोच हो सकती है, या फिर आप प्रोस्पेक्ट को अपने पास बुलाइए, ये आपकी अप्रोच हो सकती है। दो चीजें, या तो आप प्रोस्पेक्ट के पास जाइए या फिर आप प्रोस्पेक्ट को अपने पास बुलाइए। दोनों ही अप्रोचेस पूरी तरीके से कारगर हैं, दोनों ही अप्रोचेस एकदम बढ़िया हैं, दोनों ही अप्रोचेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्सन टू पर्सन जिसके पास जा सकते हैं उसके पास जाइए, जिसको बुला सकते हैं उसको बुलाइए, है ना। तो दोनों ही टेक्निकों को आप आसानी से अपना सकते हैं, लेकिन क्या है, दोनों जगह पर जब आप किसी के पास जा रहे हैं तब आपको कुछ बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका आपको ख्याल रखने की जरूरत है जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाकर रिटेल कस्टमर बनाने के लिए जा रहे हैं आप उनके पास में। तो नंबर वन पॉइंट, आपके पास में एक एंट्री प्रोडक्ट होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो आपने नोट करना है वो है एंट्री प्रोडक्ट। एंट्री प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्री प्रोडक्ट माने कि किसी के घर में घुसने के लिए जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को इनिशियल लेवल पे अपना रिटेल कस्टमर बनाने के लिए जो आप एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो आप हर किसी व्यक्ति को देते ही देते हैं, वो है आपका एंट्री प्रोडक्ट। वो कोई टूथपेस्ट हो सकता है, सोप हो सकता है, कोई मल्टीविटामिन हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, पंच तुलसी हो सकता है। कोई ना कोई आपके पास में एक ऐसा एंट्री प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब कि आप जिसके भी घर जा रहे हो आपने वो प्रोडक्ट देकर आना ही आना है। यह आपके पास में एक एंट्री प्रोडक्ट होना चाहिए। एंट्री प्रोडक्ट की खासियत क्या होती है, किसको कहेंगे हम एक एंट्री प्रोडक्ट, किसको नहीं कहेंगे हम एक एंट्री प्रोडक्ट, और किसको कह सकते हैं हम एक एंट्री प्रोडक्ट। इसको थोड़ा सा समझना कि एंट्री प्रोडक्ट किसको कहते हैं। तीन फैक्टर होते हैं किसी भी एंट्री प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए, तीन मेन फैक्टर होते हैं। सबसे पहली बात तो इजीली अवेलेबल। एंट्री प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट नहीं होता। मेन प्रोडक्ट तो आप बाद में देंगे, जब थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो आप और अच्छे बढ़िया प्रोडक्ट देंगे। लेकिन एंट्री प्रोडक्ट जो होता है वो इजी अवेलेबल होता है, यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास हमेशा बनी रहे, पहली बात तो, ठीक है, इजीली अवेलेबल। दूसरा, पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। पॉकेट फ्रेंडली यानी कि सस्ता होना चाहिए। पॉकेट फ्रेंडली माने कि 150-200 के अंदर काम चल जाए, इतना उसका प्राइस इतना होना चाहिए कि सामने वाले को वो प्राइस आपको देने में झिझक ना हो, सामने वाले को थोड़ा सा झिझकना ना पड़े वो पैसा आपको देने के लिए, ठीक है। इजीली, इजी प्रोडक्ट होता है, कहने का मतलब इजी। तो तीन फैक्टर आते हैं। पहली बात, पहला क्या फैक्टर है उसमें, इजीली अवेलेबल, दूसरा पॉकेट फ्रेंडली, और तीसरा वैल्यू फॉर मनी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सस्ता तो है लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सस्ता होने के साथ साथ में वो वैल्यू फॉर मनी भी होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जो प्रोडक्ट पूरा करता है उसको आप अपना एंट्री प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ में आया? नोट कर लेना इस चीज़ को। क्या चीज़ है, आपके पास एक एंट्री प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब इजीली अवेलेबल, पॉकेट फ्रेंडली,
वैल्यू फॉर मनी, इजीली अवेलेबल, पॉकेट फ्रेंडली एंड वैल्यू फॉर मनी। पॉकेट फ्रेंडली और वैल्यू फॉर मनी दोनों शब्दों को ऐसा लगता है कि सेम मीनिंग है, लेकिन दोनों अलग अलग मीनिंग है। पॉकेट फ्रेंडली मतलब 150-200 रुपए के अंदर अंदर वाला प्रोडक्ट, पॉकेट पे बोझ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और सस्ता तो है ही है वो, लेकिन उसके साथ साथ जितना अमाउंट उस प्रोडक्ट का लिया जा रहा है उससे ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर रहा है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। समझ में आया ना? तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? एंट्री प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपने देकर ही आना होता है। तो ऐसा एक एंट्री प्रोडक्ट आपके पास में हमेशा, एक क्या, दो चार पांच आपके बैग में हमेशा होने चाहिए प्रोस्पेक्ट के पास जाते वक्त। जब भी आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं इस चीज़ का याद ख्याल रखना जरूरी है। कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास से, कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास से आपको खाली वापस नहीं आना है। ये एंट्री प्रोडक्ट उसको देकर ही आना है आपने। नंबर 2, आपके प्रोस्पेक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। जब आप जा रहे होते हैं रिटेल कस्टमर्स बनाने के लिए तो आपका ड्रेस कोड मायने रखता है, ठीक है। ड्रेस कोड आपके प्रोस्पेक्ट की कैटेगरी के अनुसार होना चाहिए। अब यहां पर समझना इस चीज को, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है प्रोस्पेक्ट की कैटेगरी। हम इस चीज का ख्याल नहीं रखते, इसकी वजह से काफी सारे लोग जो होते हैं वो अच्छे से प्रोडक्ट रिटेल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इस चीज का ख्याल नहीं रख रहे। प्रोस्पेक्ट की कैटेगरी का मतलब यह है कि यहां पर हमने अपने प्रोस्पेक्ट्स को दो बेसिक कैटेगरी में बांटना है। पहले तो हॉट वाले लोग जो हमारे हॉट लिस्ट है वो, और दूसरी कैटेगरी में वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, ये दूसरी कैटेगरी। ये दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी हॉट लिस्ट और दूसरी कैटेगरी वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट, ये दूसरी कैटेगरी है। तो जब आप हॉट लिस्ट में जा रहे हैं, हॉट लिस्ट का मतलब क्या है? हॉट लिस्ट का मतलब आपके खास दोस्त, आपके खास परिचित, जिनके साथ में आपका डेली का उठना बैठना है, डेली का, वह है आपकी हॉट लिस्ट। जिनके साथ आपको 2-3 महीने में, 4 महीने में एक बार मिलना होता है, साल में 3-4 बार मिलना होता है जिनसे, वो आपकी वार्म लिस्ट में आ गए। हॉट लिस्ट में वो लोग हैं जिनसे आपकी डेली बातचीत हो रही है, भले ही आपकी उनसे कॉल पे बात ना हो रही हो, लेकिन आपकी उनसे व्हाट्सएप पे चैट हो रही है, फेसबुक पे आप उनके पोस्ट पे लाइक कमेंट करते रहते हैं डेली, और वो भी आपके फेसबुक पे जो है लाइक कमेंट करते रहते हैं डेली। तो डेली आपस में टच बना हुआ है। जब चाहे तब बेझिझक उस व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, जब चाहे तब वो व्यक्ति आपसे बेझिझक मिल सकता है, वो है आपकी हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं आते, हॉट लिस्ट में हर वो व्यक्ति आता है जो आपके हॉट लिस्ट में, जो आपके हॉट वाली कैटेगरी में है। उसका मतलब जो आपके डेली के टच में है, जितने भी लोग हैं वो सबके सब आपके हॉट लिस्ट है। समझ में आ गया? तो ऐसे लोगों के पास जब आप जाते हैं तो आपका ड्रेस कोड वही होना चाहिए जिस तरह के कपड़ों में आप हमेशा से उनसे मिलते हुए आए हैं, हमेशा से उन्होंने आपको जिस तरह के ड्रेस कोड में देखा है, आपका ड्रेस कोड वैसा ही होना चाहिए। आपको अचानक से देखकर उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आज ये स्पेशल अलग ही क्या सज धज के आ रखा है ये। क्योंकि अगर आप अलग से सज धज के टाई टुई लगा के अलग से वैसे जाओगे तो माइंड अलग तरीके से काम करना शुरू करता है सामने वाले का। उसका माइंड जो है पहले से अलर्ट हो जाएगा कि यार ये कुछ अलग तरीके से बात कर रहा है। जैसे कोई दोस्त है, आप उससे तू तू करके बात कर रहे थे, ठीक है, और अचानक से आपने उसको कॉल करके बोला कि आपने तू की जगह आप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो उसको क्या लगेगा? सोचो। और ये हम बहुत ही बारीक सी गलती कर रहे होते हैं। हम वहां पर गए थे विश्वास पैदा करने के लिए, ताकि ज्यादा विश्वास बिल्ड हो, लेकिन हम पैदा करके आ गए वहां पर डाउट वाली स्थिति, शक वाली स्थिति पैदा कर दी हमने अपने ड्रेस कोड की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी पहनकर चले जाओ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि सामान्य ड्रेस में रहो, बहुत ज्यादा ऐसा ड्रेसअप करके मत जाओ कि आप पता नहीं क्या ही जो कर रहे हो। क्योंकि अभी आप उस व्यक्ति को बिजनेस में शामिल करने के लिए नहीं जा रहे हो, अभी आप उस व्यक्ति को रिटेल कस्टमर बनाने के लिए जा रहे हो। तो दोनों चीजों में फर्क है। इसलिए अपने कपड़ों का ध्यान रखें, एकदम सामान्य कपड़ों में रहें।
मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम घर के कपड़े पहन के, चड्डी बनियान पहन के चले जाओ, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सिंपल कपड़ों में रहना। समझ में आ रहा है दोनों चीज़ों के बीच में ये फर्क है। और बाकी बाकी वार्म लिस्ट है या कोल्ड लिस्ट है, वहां पर आप अपना ड्रेस कोड कंपनी के ड्रेस कोड के अनुसार रखेंगे। जो ड्रेस कोड आपकी कंपनी आपको पहनने के लिए कह रही है, चाहे आपको कंपनी की तरफ से कोई टी शर्ट मिल रखी है, वो आप वो टी शर्ट पहनिए, आपको कंपनी ने कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए कहा है, आप वो ड्रेस कोड फॉलो कीजिए। तो जब आप वार्म लिस्ट में जा रहे हैं या आप कोल्ड लिस्ट में जा रहे हैं, तब आपने ड्रेस कोड का वैसा वाला ड्रेस कोड पहनना है, मतलब ठीक ठाक। याद रखना इस चीज को। मेन मुद्दे की बात क्या है कि कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर पाए, लेकिन हम छोटी छोटी एक्टिविटीज ऐसी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर के दिमाग में हमारी एक्टिविटीज की वजह से डाउट पैदा हो रहा होता है। वैसे ही मार्केट में इतनी ज़्यादा डाउटफुल वाली स्थिति है, वैसे ही इतने सारा कंपटीशन, इतने सारे चैलेंजेस है मार्केट में, ऊपर से हम और गलतियां कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो इसलिए आपने, जब भी आप एकदम क्लोज वालों के पास जा रहे हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा वैसे ड्रेसअप मत करिए कि जैसा अनयूजुअल वाला होता है। जो यूजुअल ड्रेसअप है उसमें रहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि आप अपने एकदम क्लोज वाले के पास जा रहे हैं, एकदम हॉट वाले के पास जा रहे हैं, वहां पर आप नॉर्मल ड्रेस रहिए। और जब आप वार्म लिस्ट में जा रहे हैं या आप कोल्ड लिस्ट में जा रहे हैं, तब आप प्रॉपर ड्रेसअप कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी जो फैक्टर है, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, तो आपके प्रोस्पेक्ट के बताए हुए टाइम पर ही आपने जाना है। माने कि टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और आप समय पर पहुंचते हैं या आप लेट पहुंचते हैं, इससे आपका पहला इंप्रेशन पड़ जाता है सामने वाले के ऊपर। तो प्रोस्पेक्ट के बताए हुए टाइम पर ही जाना है, ना तो समय से बहुत पहले जाना है, और लेट तो किसी हाल में नहीं जाना है। लेट तो होना ही नहीं है। जैसे संतोष नायर साहब कहते हैं ना कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं पर किसी ट्रेनिंग में लेट पहुंचा हूं। अगर मैंने कोई टाइम बताया है और उस टाइम पे अगर मैं नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब ये है कि मैं मर गया, मैं इस दुनिया में ही नहीं हूं। ये संतोष नायर ठोक के बोलते हैं, और इसीलिए वो इतने बड़े ट्रेनर भी हैं। तो ये समझना, इस छोटे से डायलॉग में वो जो मैसेज देना चाह रहे हैं आप सब लोगों को, वो मैसेज इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, ये 3 बेसिक रूल हैं: एंट्री प्रोडक्ट, प्रोस्पेक्ट की कैटेगरी और टाइम। ये 3 चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है प्रोस्पेक्ट के पास जाते हुए। और भी चीज़ें हैं, वो आपको आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। अब अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने पास बुला रहे हैं, तो वहां पर आपने एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसका ख्याल रखना है, वो है फेवरेबल इन्वायरमेंट। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने पास बुला रहे हैं, तो मेक श्योर कि कहीं पर तो बैठेंगे ना, तो वो या तो कोई रूम होगा या फिर कोई हॉल होगा जहां पर आप बैठेंगे उस व्यक्ति अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में। तो वहां पर जो माहौल है वो फेवरेबल होना चाहिए, फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब इस चीज को समझिए कि फेवरेबल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। फेवरेबल इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि सपोज दैट आपकी कंपनी के प्रोडक्ट कैटलॉग में कोई हैंड वॉश है या हैंड सैनिटाइजर है आपके प्रोडक्ट की कैटलॉग में, ठीक है। तो आपके टेबल के ऊपर वो वाला हैंड सैनिटाइजर ना रखा हो कि कोई और हैंड सैनिटाइजर अगर रखा हुआ है, तो इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। समझे। फेवरेबल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? आप उस व्यक्ति को आपकी कंपनी के एक तगड़े वाले यूजर दिखने चाहिए, बढ़िया वाले यूजर, कि आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत ही शिद्दत से यूज करते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत ही पसंद करते हैं। ऐसा उस व्यक्ति को दिखना चाहिए आसपास के माहौल से, आपके बोले बिना। कुछ बढ़िया पोस्टर्स लगे हों तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। कुछ प्रोडक्ट साइड में अच्छे से डिस्प्ले करके रखे हुए हों, वो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी चीज़ का कोई प्रोडक्ट आपकी कंपनी के कैटलॉग में है, तो आपको वही प्रोडक्ट यूज़ करना है, आपको कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है।
जैसे हैंड सैनिटाइजर का भी एग्जांपल दिया है ना। आपकी कंपनी में मान लीजिए शर्ट मिल रही है, शर्ट है आपकी कंपनी के अंदर, शर्ट पैंट है, तो आपकी कंपनी की शर्ट पैंट आपने पहनी हुई होनी चाहिए। आपकी कंपनी में अगर पेन मिल रहा है तो वो पेन आपके टेबल पर रखा हुआ होना चाहिए, आपकी कंपनी का, दूसरी कंपनी का नहीं होना चाहिए अगर आपकी कंपनी में पेन है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आदमी आपके रूम में, जहाँ जिस रूम में आपने बुलाया है, आपका ऑफिस हो सकता है वो, है ना, या आपका घर होगा तो आपका जो ड्राइंग रूम होता है वो हो सकता है वो, या फिर कोई हॉल हो सकता है वो जहाँ पर आपने व्यक्ति को बुलाया हो, जहाँ पर भी बुलाया है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल होना चाहिए। पहली बात तो फेवरेबल होने का सबसे पहली चीज़, उसको देखना चाहिए कि आप प्रोडक्ट के अच्छे यूज़र हैं। वहाँ पर एकदम सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। वहाँ पर बाहर से शोर जो होता है ना, बाहर से जो नॉइसेज और वॉइसेस आती हैं वो नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन विंडोज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि बाहर का व्यक्ति अंदर झांक सके, अंदर का व्यक्ति बाहर झांक सके। ऐसी बहुत सारी ओपन विंडोज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का ख्याल आपने रखा होगा तो आपके प्रोस्पेक्ट का फोकस आपकी बात के ऊपर ज़्यादा अच्छा बनेगा और इम्प्रेशन बहुत तगड़ा जमता है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी आप किसी व्यक्ति को बुलाते हैं। इसी टॉपिक को आगे और कवर किया जाएगा। इसी टॉपिक के ऊपर प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और प्रोस्पेक्ट को अपने पास बुलाते हैं, इसको आगे और फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं, एंट्री प्रोडक्ट, प्रोस्पेक्ट की कैटेगरी, टाइम और फेवरेबल इन्वायरमेंट, ये 4 पॉइंट फिलहाल नोट कर लो। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि करना क्या है हमें। बहुत ध्यान से समझिएगा सर, असली ट्रेनिंग अभी यहां से शुरू होगी थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। और इस ट्रेनिंग का जो सबसे कोर पार्ट है वो डे 3 के अंदर आएगा। रिटेंशन, रिटेन कैसे करना है वो डे 3 के अंदर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो आपको तब समझ में आएगा जब ये चीजें आपने अच्छे से ध्यान से समझी होंगी और सुनी होंगी। आगे चलते हैं इसके अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर बिल्डिंग योर रिटेल कस्टमर्स नेटवर्क। इससे पहले कि आप अपने रिटेल कस्टमर्स का नेटवर्क बनाना शुरू करो, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखना जरूरी है। सच्चाई, मार्केट की जो रियलिटी है, मार्केट की जो सच्चाई है वो पता होनी चाहिए। हम किसी भ्रम वाली दुनिया में ना जी रहे हों, हम वास्तविकता में जी रहे हों, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है, ठीक है। ध्यान से समझना। 90% केसेस में आपका प्रोस्पेक्ट वही सेम प्रोडक्ट लेकिन किसी और ब्रांड का ऑलरेडी यूज कर चुका होता है या फिर यूज कर रहा होता है। यह हमेशा याद रखना, ये पॉइंट दिल में चुभने वाला पॉइंट है लेकिन रियलिटी है। 90% केसेस में आपका प्रोस्पेक्ट, हमें लग रहा होता है कि यार इसने ही प्रोडक्ट कभी यूज किया होगा, ये हमको लग रहा होता है, बट 90% केसेस में आपका प्रोस्पेक्ट वही सेम प्रोडक्ट लेकिन किसी और ब्रांड का ऑलरेडी यूज कर चुका होता है या यूज कर रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। अगर वो किसी और ब्रांड का सेम प्रोडक्ट अगर यूज कर भी रहा है या कर भी चुका है तब भी आप उसे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप सेल कर पाएंगे, नहीं तो आप भ्रम में रहेंगे। आपको लगेगा कि उसको कुछ पता नहीं है लेकिन उसे पता रहता है पहले से, ठीक है। सत्येंद्र यादव सर ने लिखा, सर आज ही हुआ मेरे साथ में, ऐसा होता है, हमारे साथ में ऐसा होता है। तो हमें कभी भी कस्टमर को ना कम नहीं आंकना है। हमें ये नहीं सोचना है कि उसे मार्केट की नॉलेज नहीं है। लोगों को नॉलेज होती है, लोग दिखाते नहीं है नॉलेज है करके, ठीक है। तो ये ख्याल रखना। तो 90% केसेस में आपका जो प्रोस्पेक्ट है वही सेम प्रोडक्ट लेकिन किसी और ब्रांड का ऑलरेडी यूज कर चुका होता है या कर रहा होता है। ये आपको माइंड में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग ही आगे बात होगी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट इसके अंदर है, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कोई भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी, ये लाइन, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कोई भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी तब लेता है जब उसे विश्वास हो जाता है कि उसे आफ्टर सेल्स सर्विस एंड सपोर्ट इजीली और परमानेंटली मिलेगा। तो इस पूरी पंक्ति के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर सेल्स सर्विस एंड सपोर्ट वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको एक स्ट्रांग रिटेल कस्टमर्स नेटवर्क बनाना है तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है
कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, आपने देखना है कि आपके कस्टमर्स को आप आफ्टर सेल सर्विस और सपोर्ट कितना अच्छा दे पा रहे हैं, उस पर चीजें डिपेंड करती है। डे 3 में मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा ना, उससे आपकी सारी कहानी, सब पिक्चर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक्चुअल में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा डे 3 के अंदर में, तो वो जब कहानी आप सुनेंगे तो आपको एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, डे 3 के अंदर आएगी वो कहानी। तो फिलहाल अभी आप इस पॉइंट को पकड़िए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अपने माइंड में रखना जरूरी है इससे पहले कि हम रिटेल कस्टमर्स का नेटवर्क बनाना शुरू करें। ये सारे पॉइंट्स दिमाग में सबके होने चाहिए। नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को अपना रिटेल कस्टमर बनाने से पहले उसका सोशल स्किल अपने माइंड में क्लियर कर लें। आई थिंक पंकज कुमार सर कुछ लिखना चाह रहे हैं। सर आप पूरा लिखिएगा, मेरे को अभी क्लियर नहीं हुआ। यहां पर देखिएगा आप सभी लीडर्स कि किसी भी व्यक्ति को अपना रिटेल कस्टमर बनाने से पहले आपको उसका सोशल स्किल अपने माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे कि हम सोशल स्किल के बारे में लगातार बात करते हैं, आपको सोशल स्किल सामने वाले का अपने माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्यों कर लेना चाहिए? ताकि आप उस व्यक्ति को ना तो जरूरत से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप अगर उस व्यक्ति के लेवल से बाहर की बात करेंगे, मान लीजिए उसकी जो क्षमता है, उसकी क्षमता 5,000 तक का सामान खरीदने की है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती 20,000 का सामान अगर पुश कर रहे होगे तो क्या होगा, है ना? रबर बैंड को जितना तनाव दोगे आप, एक समय तक तो वो तनाव को झेल पाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो टूट जाएगा रबर बैंड। तो हमें वो तोड़ना नहीं है, इसलिए हमें सोशल स्किल का ख्याल रखना है कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता 5,000 का सामान लेने की है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6,000, 7,000, 8,000 तक पुश करेंगे तो भी समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें इसकी एक उल्टी वाली कंडीशन भी है। कई बार नेटवर्कर्स क्या करते हैं, सामने वाले की पोजीशन है कि वो 20,000 का सामान ले सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको सोचते हैं कि यार चलो इसको 2,000 का सामान तो दें। वो गलती भी नहीं करनी है हमको। एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार एक LIC एजेंट था, बहुत ध्यान से समझना। एक बार एक LIC एजेंट था, नया नया LIC एजेंट था, ज्यादा कुछ जानकारी रखता नहीं था, लेकिन मेहनती था। तो उसने क्या किया, उसने लोगों से बात करना शुरू किया, अनजान लोगों से बात करना शुरू किया कि मैं LIC प्रमोट करता हूं और LIC ले लीजिए। तो एक से बात करी, दो से बात करी, कुछ लोगों से बात करी उसने। कुछ लोगों से बात करने के बाद एक व्यक्ति से उस व्यक्ति की बात हुई और उसने बोला कि ठीक है सर, आप आओ मिलो, मैं वैसे भी LIC लेने वाला ही था, मैं ढूंढ ही रहा था कि कोई ढंग का आदमी मिले, तो आप आइए मिलिए, अगर लगेगा आप सही व्यक्ति लगेंगे तो आपसे ले लेंगे LIC। तो व्यक्ति गया LIC बेचने के लिए, LIC बेच दी उसने, व्यक्ति सही था। 1 करोड़ रुपए की LIC बेची। जिसने खरीदी उस व्यक्ति से LIC, उसने 1 करोड़ की LIC ली। ये मतलब इस LIC एजेंट ने 1 करोड़ की LIC बेची उसको। और इत्तेफाक से क्या हुआ, ध्यान से समझना, 1 करोड़ की LIC जब उस व्यक्ति ने खरीद ली, उसके कुछ दिनों के बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अभी जो LIC एजेंट था, इसने क्या किया, इसने उस व्यक्ति को जो सेटलमेंट का जो पैसा मिलना था, 1 करोड़ रुपए जो मिलना था, उस 1 करोड़ रुपए के लिए दौड़ा भागी करी और LIC से वो 1 करोड़ का चेक लेकर उस व्यक्ति के घर पहुंचा कुछ दिन के बाद में कि ये आपका 1 करोड़ का चेक है। जब ये LIC एजेंट उस व्यक्ति के घर पहुंचा 1 करोड़ का चेक लेकर, तो इस LIC एजेंट को लगा कि मेरे को शाबाशी मिलेगी, मेरी एक अच्छी इमेज बिल्ड होगी कि देखो मैंने कितनी मेहनत करके 1 करोड़ का चेक का इंतजाम कर दिया इनके लिए। लेकिन घर में जब पहुंचा तो वहां पर जो
व्यक्ति एक्सपायर हो चुका था, उसका जो साला था, मतलब उसकी वाइफ का जो भाई था, उसने जब वो 1 करोड़ का चेक देखा ना, तो उसने LIC एजेंट को बोला कि यार तुमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति नहीं देखा आज तक मैंने। क्या बोला उस LIC एजेंट को कि भाई तुमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति नहीं देखा। अब ये बात सुन के LIC एजेंट को एकदम झटका जैसा लग गया कि यार ऐसा क्या हो गया, झटका सा लग गया एकदम से। तो बोला यार तुम्हें पता है जो व्यक्ति मरा ये कौन व्यक्ति था, और तुमने इसका सिर्फ 1 करोड़ का ही पॉलिसी करवाई। तुमने इसके बारे में जानकारी नहीं ली कि ये व्यक्ति कौन था और ये व्यक्ति कितने की, अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ाई करी होती ना तो ये इस व्यक्ति को तुम 100 करोड़ की पॉलिसी भी बेच सकते थे। अब ये व्यक्ति चला गया, इसकी वाइफ ये 1 करोड़ रुपए से कब तक सरवाइव करेगी। आपने इस व्यक्ति की 100 करोड़ की पॉलिसी करवा सकते थे आप, लेकिन आपने इसकी करवाई नहीं। ऐसा बोला। और उस समय उस LIC एजेंट को अपनी एक बड़ी गलती का एहसास हुआ कि मैं सोशल स्केल का ख्याल नहीं रख रहा, अपने कस्टमर्स के, अपने संभावित ग्राहकों के सोशल स्केल का ख्याल नहीं रख रहा। हमारे संभावित ग्राहक की क्षमता अगर है कि वो 20,000 का प्रोडक्ट ले सकता है, तो हम उसको 20,000 का प्रोडक्ट देने में दिक्कत क्या है, हम दे नहीं रहे होते। और कई लोग इसका बिल्कुल उल्टा कर रहे होते हैं, सामने वाले की क्षमता 5,000 की है, हम अपना टारगेट कैसे भी तैसे भी पूरा करने के लिए उसको 20,000 पिच करे जा रहे हैं, 20,000 के लिए हम उसको फोर्स किए जा रहे हैं, पुश करे जा रहे हैं, इतना ज्यादा तनाव खींच दे रहे हैं उस रबर बैंड को कि वो टूटना ही टूटना है उसने। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रबर बैंड की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है लेकिन फिर भी उसको खींच नहीं रहे। समझ रहे हैं, दोनों सिचुएशन में गड़बड़ हो रही है। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बैठाना जरूरी है। आप अपने संभावित ग्राहक को, अपने प्रोस्पेक्ट को सही प्रोडक्ट दे सकें, सही मात्रा में प्रोडक्ट दे सकें, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको सही दे सकें, उसके लिए आपको सामने वाले के सोशल स्केल को अपने माइंड में रखना जरूरी है सर। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, अब थोड़ा बेहतर दिख रहा है। इसके बाद एक आता है बैगर, सेलर, टेलर, एजुकेटर। 4 तरह के नेटवर्कर्स होते हैं। जब रिटेलिंग करने के लिए जाते हैं ना, जब हम रिटेल कस्टमर बनाने के लिए जाते हैं, रिटेलिंग करने के लिए जाते हैं, तो जो नेटवर्कर्स का बिहेवियर है, बिहेवियर के आधार पे 4 तरह के नेटवर्कर्स होते हैं। एक होता है बैगर, वो बैगिंग करने के लिए, वो ऐसे बात करता है जैसे वो भीख मांग रहा होगा सामने वाले से। ठीक है, तो हमें बैगर नहीं बनना है। याद रखना, जब इससे पहले कि आप अपना रिटेल कस्टमर बनाने के लिए घर से बाहर निकलो, मेक श्योर कि आपने बैगर नहीं बनना है। आपका बात करने का तरीका, आपका कस्टमर से डील करने का तरीका बैगर वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेलर, कुछ लोग सेलर होते हैं, उन्हें सिर्फ बेचने से मतलब है, कैसे भी करके बेच दूं, सही बोल के, झूठ बोल के, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके, गलत जानकारी देकर, कैसे भी करके सामने वाले को बेच दूं, बस चिपका दूं प्रोडक्ट। ये चिपकाने वाले नेटवर्कर्स होते हैं कुछ, हमको वो नहीं बनना है। तीसरे होते हैं टेलर, वो क्या करते हैं, वो जाकर सिर्फ जानकारी देकर आ जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें सिर्फ अपना जो भरा हुआ है वो उगल के आना होता है। वो जाते हैं, उगल के आ जाते हैं, फिर दूसरे के घर जाते हैं, फिर उगल के आ जाते हैं, फिर तीसरे घर जाते हैं, फिर उगल के आ जाते हैं। वो टेलर हैं, वो जा जाके बता रहे हैं बस। तो हमें ना बैगर बनना है, ना सेलर बनना है, ना टेलर बनना है इस बिजनेस के अंदर। इफ यू वांट टू क्रिएट अ परमानेंट बिग रिटेल कस्टमर्स नेटवर्क, यू मस्ट हैव टू बिकम एजुकेटर। क्या बनना है हमको? एजुकेटर। एजुकेट करना है आपके प्रोस्पेक्ट को, आपने एजुकेट करना है। जितना ज्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करेंगे, उतना ही ज्यादा वो आपसे, शुरुआत में भले उसने कम प्रोडक्ट लिया हो, लेकिन जब आप उसे एजुकेट करते जाएंगे तो वो आपसे और ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने क्या बनना है, एजुकेटर बनना है, ना बैगर
ना सेलर ना टेलर, क्या बनना है? एजुकेटर। तो जब हम मार्केट में काम कर रहे होते हैं ना नेटवर्कर्स, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। सक्सेसफुल रिटेल कस्टमर्स नेटवर्क सिर्फ वही नेटवर्कर्स बना पाते हैं जो एक्चुअल में एजुकेटर की तरह काम कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे होते हैं। वो वाले लोग रिक्वायरमेंट के अनुसार बात कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जाके बता रहे हैं, है ना। वो दो बच्चों वाली कहानी सुनी है ना। टीचर ने बोला कि सब बच्चे एक एक अच्छा अच्छा काम करके आएंगे और यहाँ बताएंगे। तो सारे बच्चे तो आ जाते हैं क्लास में, बता भी देते हैं, लेकिन दो बच्चे होते हैं, वो रामू और श्यामू, वो उस समय थोड़ा उन्हें को टाइम लगता है आने में, अच्छा काम करके वापस आने में उन्हें टाइम लगता है। तो थोड़ी देर के बाद वो आते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है उनको, थोड़ी देर के बाद आते हैं। तो टीचर साहब पूछते हैं उनसे, हाँ बताओ भाई क्या अच्छा काम करके आए। बोला आज तो मास्टर साहब आज तो हमने बहुत अच्छा काम किया, आज तो हम दोनों ने मिलकर एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। मतलब पहले तो टीचर ने उनकी बड़ी तारीफ करी, बोला बहुत बढ़िया यार, लेकिन फिर तुरंत टीचर के दिमाग की बत्ती जली। टीचर ने बोला यार एक बुढ़िया को रास्ता पार करवाने के लिए तुम दो दो लोगों की जरूरत कैसे पड़ गई है? तो वो रामू और श्यामू ने बोला भाई ऐसा था कि वो बुढ़िया सड़क के पार जाना ही नहीं चाहती थी, है। हम में से बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स यही कर रहे होते हैं। समझ में आ गया? हम समाज की भलाई करने के लिए निकले होते हैं, हमें भी हमारे अपलाइन ने बोला होता है जाओ लोगों का अच्छा करो, और हम अच्छा करने के चक्कर में लोगों को जबरदस्ती रास्ता पार कराने में लगे होते हैं। हम देख भी नहीं देते कि वो रास्ता पार करना चाहता भी है कि नहीं चाहता है। रिक्वायरमेंट के अनुसार बात करनी है, एजुकेटर बनना है, ठीक है। अगर आपको वो जो समस्याएं शुरू में बताई गई ना, अगर आपको उनसे बाहर निकलना है, यू मस्ट हैव टू बिकम एजुकेटर। बैगर वाला तो बिल्कुल ही फेल होगा, और सेलर और टेलर वाले जो होते हैं वो तुक्के मारते रहते हैं मार्केट में। 100 से बात करी, कोई एक मिल गया, बन गया ग्राहक, फिर 100 से बात करी, फिर कोई एक आध मिल गया, वो बन गया ग्राहक। जितनी देर में वो दूसरा बना उतनी देर में पहला वाला छूट गया। तो वो सेलर और टेलर वालों के तुक्के लगते रहते हैं, वो तुक्के मार रहे हैं। लेकिन एक जो एजुकेटर है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है, तो हमको वही बनना है। ये जहां जहां भी आपको रेड कलर से हाईलाइट करा हुआ मिलेगा वो मेन पॉइंट है, उन्हें जरूर नोट करना है। देखो जब भी आप मार्केट में निकलते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये पॉइंट्स जरूर बताने हैं। अगर आप ये पॉइंट्स बताएंगे तो आपको मार्केट में बहुत सारी जो नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रिटेल मार्केट में काम करते वक्त, वो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे, ठीक है। खासकर कि वो वाले लीडर से मैं खासकर कि ज्यादा बात कर रहा हूं अभी इस समय पे, जिनकी कंपनी में आयुर्वेदिक या हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में काम कर रहे हैं या न्यूट्रा कॉस्मेटिक्स में काम कर रहे हैं, वो सभी लीडर्स से मैं ज्यादा बात कर रहा हूं अभी इस वाली स्लाइड के अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप अपने प्रोडक्ट को मेडिसिन बोल के प्रमोट ना करें, क्योंकि जब आप मेडिसिन बोलते हैं तभी सामने वाला ये बोलता है। जैसे अभी यहां पर बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन मिल रहा था ना, बहुत सारे लोगों को मार्केट में ऑब्जेक्शन मिल रहा था कि आप डॉक्टर हैं क्या, आपने एमबीबीएस की डिग्री करी है क्या, हैं आप डॉक्टर हो क्या जो दवाई बेचने के लिए आ गए। ये डॉक्टर, आपको लोग डॉक्टर हो क्या इसीलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि हम बोल रहे होते हैं कि मेडिसिन है, हम मेडिसिन बेच रहे हैं, ठीक है। अब मेडिसिन मेडिसिन है, मेडिसिन क्या है? दवाई है ना। मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का काम कौन कर सकता है? जो बैचलर ऑफ मेडिसिन है वही तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है ना। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि एमबीबीएस,
एक जो एमबीबीएस व्यक्ति होता है ना, वो होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, तो वही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसलिए मेडिसिन बोल के काम ना करें, सप्लीमेंट बोल के काम करें कि सप्लीमेंट है, ठीक है ना। और अगर मेडिसिन बोल भी रहे हैं तो ये साफ मेंशन करें कि ये वो प्रोडक्ट है जिसको प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। ये साफ बताएं, लोगों को पहले ही बताएं। तो जब आप लोगों को ये चीज बताएंगे कि ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसको प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, कि डॉक्टर होंगे तभी इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या इसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज मेंशन रहती है। तो वो चीज आपने पढ़ानी है, दिखानी है, बतानी है। ये चीज क्लियर करना शुरू में जरूरी है। जब तक आप ये चीज क्लियर नहीं करेंगे, आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपके प्रोडक्ट को सप्लीमेंटेशन की तरह लेगा तो ज्यादा अच्छे से लेगा, मेडिसिन की तरह लेगा तो बिल्कुल नहीं लेगा। लोग भोजन खाना पसंद करते हैं, लोग दवाइयां खाना पसंद नहीं करते। तो सप्लीमेंट, आपके प्रोडक्ट को अगर आप सप्लीमेंट बोल के प्रमोट करेंगे और बोलेंगे कि ये भोजन में जो आपके न्यूट्रिशन की कमी रहती है उसको खत्म कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है, तो लोग उसे आसानी से लेंगे, क्योंकि लोग उसे भोजन समझ के लेंगे। लेकिन अगर आप मेडिसिन बताएंगे तो लोग इसे मेडिसिन समझ कर लेंगे। आपके प्रोडक्ट की इमेज सामने वाले के दिमाग में क्या बन रही है वो तो हमारे हाथ में होता है ना। हम ये गलती कर रहे होते हैं, हम मेडिसिन 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 बोल के काम कर रहे होते हैं। और जब आप मेडिसिन 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 बोल के काम करोगे तो सामने वाला पूछेगा कि आप डॉक्टर हो क्या, डॉक्टर हो क्या, डॉक्टर हो क्या, डॉक्टर हो क्या। आप बोल रहे हो मेडिसिन है, इसलिए सामने वाला बोल रहा है कि क्या आप डॉक्टर हो। और पढ़ा लिखा इंसान अगर होगा तो वो तो जरूर बोलेगा आपसे कि आप डॉक्टर हो क्या, जो आप मेडिसिन बेच रहे हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें, हमेशा बताइए कि ये एक सप्लीमेंट है। ये सप्लीमेंट उस कमी को पूरा कर रहा है जो कमी हमारे भोजन में सालों से हम भोजन खा रहे हैं, हमने कोई सप्लीमेंट ऐड नहीं करा, तो भोजन में जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा करने का काम करेगा ये। तो पहली बात तो ये क्लियर करें। दूसरी बात कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिजीज पे काम नहीं कर रहा, बल्कि शरीर पे काम कर रहा है। कई लोगों के दिमाग में एक जो है मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि जो प्रोडक्ट है वो बीमारी ठीक करेगा। जब आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठ जाता है, एक गलत फहमी बैठ जाती है कि आप जो उसको प्रोडक्ट दे रहे हो वो बीमारी पे काम कर रहा है, जब ये गलत फहमी बैठ जाती है ना आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में, तब वो आपको बाद में ये बोलता है कि यार आपके प्रोडक्ट ने तो कोई फायदा ही नहीं करा, आपका प्रोडक्ट तो कुछ बीमारी को ठीक ही नहीं कर रहा। आपके प्रोडक्ट को मैं पिछले 3 महीने से खा रहा हूँ, आपके प्रोडक्ट को खाने से मेरी बीमारी तो ठीक हो नहीं रही। वो आपको इसीलिए ये चीज़ बोल रहा है क्योंकि उसके दिमाग में ये गलतफहमी बैठ गई है कि हमारा प्रोडक्ट डिजीज पे काम कर रहा है। जबकि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में ये बात क्लियर बतानी है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिजीज पे काम नहीं करता बल्कि शरीर पे काम करता है। हमारा प्रोडक्ट शरीर को ठीक करने का काम करता है। शरीर के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी की वजह से अंग कमजोर हो जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कमजोर पड़ जाते हैं, उनको सुदृढ़ीकरण का काम करता है हमारा प्रोडक्ट। और जब शरीर सुदृढ़ होता है तो अपने आप ही बीमारी खत्म होना शुरू होती है। ठीक है, आपका जो समझाने का तरीका है वो ये होना चाहिए, खास करके सप्लीमेंट्स के जब भी बात आती है तब आपका तरीका ये होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट डिजीज पे काम नहीं कर रहा है। हम बता ही नहीं रहे होते, हम बोल ही नहीं रहे होते। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो आपका प्रोस्पेक्ट तो कंफ्यूज होगा ही ना, उसको तो वही चीज पता होगी जो आप बता रहे हैं, जो आप बताएंगे वही तो पता होगा। ये ख्याल रखना जरूरी है। अब कई लोगों को ये भी दिक्कत आती है ना कि आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि यार हमारा प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट टेस्ट पे काम नहीं कर रहा है, आपका प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा नहीं है। इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए आप पहले ही अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि सर हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये टेस्ट या स्मेल को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। ये आप पहले ही बताओ अपने प्रोस्पेक्ट को। तो जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को पहले ही बता दोगे कि हमारा प्रोडक्ट टेस्ट या स्मेल को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, तो बाद में वो आपसे कंप्लेंट करेगा ही नहीं कि यार मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, मुझे इसका टेस्ट समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और याद रखना, जैसे आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए चाय है, आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट है, ठीक है,
अब वो आदमी पहले ट्रेडिशनल मार्केट की चाय पत्ती यूज कर रहा था, मान लीजिए टाटा टी यूज कर रहा था या कोई और टी यूज कर रहा था या ताजमहल टी यूज कर रहा था। अब आपने उसे अपनी कंपनी का टी दे दिया। अब आपके कहने से एक बार उसने टी ले लिया और कुछ दिन के बाद वो आपको बोलता है यार आपकी कंपनी का जो ब्रांड का टी है ना उसको पीने में मजा नहीं आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्शन को भी आपने ऐसे ही हैंडल करना है कि सर मजा तो आएगा नहीं। आपने पहले ही बताना है कि सर मजा नहीं आएगा आपको शुरू शुरू में, क्योंकि आपका टेस्ट चेंज नहीं हुआ अभी। लेकिन जब आप हमारी चाय को अगले 1-1.5 महीने तक यूज करेंगे ना, आपको शुरू के 1-1.5 महीने में दिक्कत होगी, लेकिन 1-1.5 महीने में आपका जब टेस्ट चेंज हो जाएगा तब आपको इसको पीने में दिक्कत नहीं होगी, ये आपने बताना है। लेकिन इसको पीने से आपको फायदा क्या मिल रहा है वो आप देखिए। कि टेस्ट आपको आज थोड़ा सा हो सकता है आपको टेस्ट ठीक ना लग रहा हो, लेकिन ये टेस्ट टेम्परेरी है जो आपको ठीक नहीं लग रहा। 15-20 दिन में आपको ये बढ़िया लगने लग जाएगा, आपको इसकी हैबिट हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कि यार टेस्ट में मजा नहीं आ रहा। लेकिन इसके साथ में आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट को स्मेल को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, बल्कि हमारा प्रोडक्ट किस चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है, न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशनल वैल्यू को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते, बल्कि टेस्ट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इसलिए वो आपको ज्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन वो आपको टेस्टी लगते हैं लेकिन अंदर से आपको खोखला कर रहे होते हैं, अंदर से आपको कमजोर कर रहे होते हैं। ये आपको शुरू शुरू में 15-20 दिन थोड़ा उतना टेस्टी नहीं लगेगा, लेकिन आपको अंदर से सुदृढ़ कर रहा होगा। और टेस्ट की जहां तक बात है, टेस्ट आपको 15 से 20 दिन के बाद में आपको इसके टेस्ट की आदत लग जाती है सभी लोगों को। इस नेटवर्क के अंदर में, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर में काफी सारे ऐसे हजारों लोग हैं जो पिछले कई सालों से इस चाय को पी रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शुरू शुरू में लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन 15 से 20 दिन की अगर आपने ये दिक्कत झेल ली तो उसके बाद में आपको इस टेस्ट की आदत हो जाती है। तो ये समझाना जरूरी है। जब आप ये चीजें पहले से ही अपने प्रोस्पेक्ट को बताएंगे ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती है रिटेल कस्टमर के द्वारा कि आपका प्रोडक्ट सर, आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से मेरी डिजीज ठीक नहीं हुई, या आप डॉक्टर हैं क्या जो आप ये दवाई बेच रहे हैं, यार आपका टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीजें अगर आपने पहले ही बताई होंगी तो ये सारे ऑब्जेक्शंस आपके 90% आपके ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये समझाना बताना जरूरी है रिटेल कस्टमर्स के टाइम पर। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफ करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऐसे सामने अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपने प्रोडक्ट को ऐसे रखते हैं जैसे वो प्रोडक्ट जो है चमत्कारी प्रोडक्ट हो। ऐसे ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, सामने वाले ने अगर बिलीव कर लिया आप पे और उसके बाद अगर उसको उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं मिला उस प्रोडक्ट से जैसा आपने हाइप क्रिएट कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो टूट जाएगा। वो हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाएगा आदमी की, यार ये तो इसने खाली ऐसे ही बड़ा चढ़ा के बात कर दी थी। तो अपने प्रोडक्ट की, अगर आपके प्रोडक्ट में 10 क्वालिटीज है ना, तो सिर्फ 9 ही बताओ, ठीक है, ताकि 10वां उसके लिए सरप्राइज फैक्टर रहे। जब आपने 9 बताई होंगी और उसको 10 बेनिफिट मिलेंगे, 10वां सरप्राइज फैक्टर भी मिलेगा, तो वो और ज्यादा डिलाइट हो जाएगा कि यार मेरी उम्मीद से बढ़िया निकला। समझ में आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट में 10 खूबियां हैं, हम 20 गिना देते हैं। प्रोडक्ट में 10 खूबियां हम गिना रहे कितनी, 20, और वो उतनी उम्मीदों से भर गया, वो फिर 20 की जगह उसको सिर्फ 10 बेनिफिट मिलते हैं, तो बोलता है यार मजा नहीं आया प्रोडक्ट में। वो उन 10 बेनिफिट्स को ध्यान नहीं देगा कि जो उसको मिल रहे हैं, उसको वो 10 बेनिफिट्स याद रहेंगे जो उसको नहीं मिले, वो उसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को थोड़ा सा 10% कम करके ही बताना, ताकि जब वो एक्चुअल में प्रोडक्ट को यूज करे तो उसको मजा आ जाए, उसका जो एक्चुअल जो उसका यूजर एक्सपीरियंस है वो एकदम टॉप क्लास का हो जाए। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट धड़ाक से बिकेगा, आपके प्रोडक्ट की रिटेलिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथ बनी रहेगी। हमेशा रियल फैक्ट्स और टेस्टिमोनियल्स के आधार पर ही बात करें। आप कोई भी फैक्ट बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको किसी रियल टेस्टिमनी के साथ में कनेक्ट करके प्रूव करने की कोशिश करें कि सर देखिए, जो इसमें बताया गया है कि हमारा प्रोडक्ट से ये एक्जिमा ठीक होता है, या हमारे प्रोडक्ट से ये स्किन प्रॉब्लम ठीक होती है, या हमारे प्रोडक्ट से इस तरह की ये दांतों की समस्या ठीक होती है, तो उसका रियल टेस्टिमनी के साथ में उसको बैक करके बताएं, ठीक है। तो ये 4-5 बातें जो हैं ये आपको हमेशा ख्याल रखनी है जब भी आप किसी रिटेल कस्टमर के पास में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं।
ठीक है, कौन से केसेस में? जब आप आयुर्वेदिक या हर्बल सप्लीमेंट्स में डील कर रहे हैं, या आप न्यूट्रास्यूटिकल्स में बात कर रहे हैं, या फिर आप न्यूट्रा कॉस्मेटिक्स में बात कर रहे हैं, उस केस में आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना ही रखना है। और कई जगह पर जो FMCG हैं उनमें भी ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है ना। खासकर टेस्ट या स्मेल FMCG में वो चीज़ ख्याल रखनी है। आपका जैसे वॉशिंग पाउडर है ना, कुछ लोगों ने बोला कि सर आपके वॉशिंग पाउडर में तो सर झाग ही नहीं निकलता है ना। तो ये आपने बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो झाग को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है, ऐसा ही बोलना है। आपको तो पता है ना आपका प्रोडक्ट कितना झाग बना रहा है, तो आपको पता है कि वो निरमा के मुकाबले या सर्फ के मुकाबले कम झाग बना रहा है, तो आपने पहले ही ये बात बोलनी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना सर, वो झाग को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। वो एक्चुअल में जब आप उसको यूज करेंगे बिना झाग के, वो आपको जो है काम करता है, और इतना बढ़िया काम करता है जितना वो झाग वाला काम नहीं करता। सर ये आपको देखना है कि आपको अपने वॉशिंग पाउडर से क्या चाहिए, बेहतर क्लीनिंग चाहिए या आपको झाग चाहिए। आपको कौन सा वाला वॉशिंग पाउडर चाहिए, बेहतर क्लीनिंग वाला या झाग वाला? ये आप पूछो ना, तो सामने वाला क्या बोलेगा? बेहतर क्लीनिंग वाला ही चाहिए, क्योंकि वॉशिंग पाउडर का जो बेसिक नेचर है वो तो क्लीनिंग करना ही है ना, झाग पैदा करना थोड़ी है। तो ये आप पहले बताइए। अब कुछ नेटवर्कर्स के साथ में समस्या क्या है? कुछ नेटवर्कर्स के साथ में समस्या ये है कि उन्होंने खुद ही अपना प्रोडक्ट यूज नहीं करा है? उन्हें खुद ही नहीं पता है कि मेरे वॉशिंग पाउडर में झाग निकलता है कि नहीं निकलता है, मेरी कंपनी के वॉशिंग पाउडर में झाग निकलता है कि नहीं निकलता है, खुद ही को नहीं पता। मेरी कंपनी का जो नहाने का साबुन जो मेरी कंपनी दे रही है, उसका स्मेल कैसा है, उसका यूज कैसा है, उससे कितना झाग निकल रहा है, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, हमको खुद नहीं पता। हम किसी और को क्या बताएंगे? एंड दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए अपने प्रोडक्ट्स को यूज करो, अच्छे से यूज करो, ताकि आप ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स का आप ख्याल रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम और ज्यादा स्मूथ होगा। ठीक है, अब ये चीज बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, आज के ट्रेनिंग सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन टाइम कस्टमर एंड डेली कस्टमर। एक सेकंड, 1 मिनट वेट करिएगा दोस्तों, पानी पी लेता हूं मैं, जरा गले में कुछ ऐसा अटक जैसा रहा है, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वन टाइम कस्टमर एंड डेली कस्टमर, इसका मतलब यह है कि आप जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को डील कैसे करते हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट को वन टाइम कस्टमर की तरह डील कर रहे हैं, या आप अपने कस्टमर को डेली कस्टमर की तरह डील कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपसे बार 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 सामान खरीदता रहे, आपके उसके साथ में अच्छे संबंध बने रहें, और लगातार वो व्यक्ति रीपरचेज करता रहे, तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को डेली कस्टमर की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या फर्क है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। कि जब कोई कोई भी सेलर है, कोई भी बेचने वाला व्यक्ति है, जब अपने कस्टमर को वन टाइम कस्टमर की तरह डील करता है, तो उसका एटीट्यूड और तरीका क्या होता है। और जब कोई बेचने वाला व्यक्ति अपने कस्टमर को डेली कस्टमर की तरह यूज करता है, तो उसका तरीका और व्यवहार क्या होता है, इसको देखते हैं। इसमें आता है सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन। जब कोई व्यक्ति अपने कस्टमर को एक बार, उसको पता है कि यार ये कस्टमर जो है दोबारा नहीं आना है, इस कस्टमर से एक ही बार निकाल लो जितना प्रॉफिट निकालना है, अपने प्रोस्पेक्ट से एक ही बार में जितना ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकता है निकाल लेना चाहिए। ऐसा अगर किसी की सोच है तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन की कोशिश करता है, यानी कि वो अपने कस्टमर को वन टाइम कस्टमर की तरह डील कर रहा है कि ये कस्टमर दोबारा नहीं आने वाला है। ठीक है, लेकिन जो लोग अपने कस्टमर को डेली कस्टमर की तरह डील करते हैं, वो एक सेंसिबल प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये
इसको हमें इस कस्टमर से बार बार बेनिफिट होना है, ये कस्टमर से हमको बार बार डील करना है, इनको बार बार हमने प्रोडक्ट देना है। तो वो एक बार में ही पूरा प्रॉफिट मार्जिन नहीं लेते, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन, सेंसिबल प्रॉफिट मार्जिन उसमें वो रखते हैं। ठीक है, आपस में वार्तालाप ना करें, आपस में बहसबाजी में ना पड़े। ठीक है, यहां जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए सभी लीडर्स। ठीक है, तो आपने एज अ नेटवर्कर जब आप काम कर रहे हैं, आपको एक जो अच्छा बढ़िया आपको एक रिटेल कस्टमर बेस बनाना है, तो आपको एक ही बार में मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन गेन कर लूं, एक ही बार में काट लूं, मतलब कहने का मतलब है वैसा आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप जहां पर भी सामने वाले को स्कोप दे सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कंबाइन कुछ ऑफर्स दे सकते हैं, कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं, कहीं पर जहां पर भी थोड़ी बहुत छूट दे सकते हैं, जिसमें कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक निकल जाए और सामने वाले को भी कुछ बेनिफिट हो जाए। ऐसी आपने कोशिश, आपकी अप्रोच आपकी हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है कि आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ही खत्म कर लिया, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ लीडर्स को हम देखते हैं कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ही खत्म कर लेते हैं, एकदम डीपी पर ही बेच देते हैं, है ना। तो वो भी नहीं करना है, वो भी एक गलत प्रैक्टिस है, वो भी नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है वन टाइम कस्टमर। जब सामने वाले को पता होता है कि ये वन टाइम कस्टमर है, दोबारा इस कस्टमर से डील नहीं करना है, तो सामने वाला ना तो ऑफर्स की बात करता है, ना तो डिस्काउंट की बात करता है, ना तो वो सामने वाले को ऑफर दे रहा होता है, ना ही वो डिस्काउंट देता है। बोलता है कि भाई लेना है तो ले, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़। क्योंकि वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना चाह रहा सामने वाले से, वो चाह रहा है कि भाई एक बार ये खरीदे और साइड हो जाए, रिलेशनशिप क्या मेंटेन करनी है, दोबारा ना इसने मुझसे मिलना ना मैंने इससे मिलना, एक बार में ही ये आदमी ले ले। तो वो सीधा एमआरपी पर ही बेचता है, या एमआरपी के ऊपर भी अगर कोई चार्ज कर सकता है तो वो करने की कोशिश करता है कि यार मैं इसके ऊपर भी चार्ज कर लेता हूं। तो मतलब वो ना तो ऑफर दे रहा है, ना तो डिस्काउंट की बात कर रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन भी मैक्सिमम रख रहा है। कौन? जो एक ही बार काटना चाहता है कि एक बार ये कट जाए बस, उसके बाद दूसरा मुर्गा ढूंढेंगे, है ना। लेकिन जो एक डेली कस्टमर की अप्रोच से काम कर रहा है, लाइफ टाइम रिलेशनशिप के लिए बात कर रहा है, और वो ये चाहता है कि भैया ये कस्टमर हमारे साथ लंबे समय तक टिका रहे, तो वो क्या करता है, सेंसिबल प्रॉफिट मार्जिन तो रखता ही है, साथ में सेंसिबल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स भी देता है। तो आपको भी ये चीज देखना चाहिए कि सेंसिबल, मैं यहां पर सेंसिबल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने सेंसिबली रखना है वो चीज़ों को। ऐसा नहीं करना कि आप एक्सट्रीम कर दें, एक्सट्रीम डिस्काउंट, एक्सट्रीम ऑफर, या आप पहली बार में जो है आपने फ्री में कुछ प्रोडक्ट्स बांट दिए कि यार लो यूज़ करो, बाद में दे देना पैसा। ऐसी इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है, वरना आप बहुत ज़्यादा लॉस में आएंगे और आगे चल के आपको बिजनेस में सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी, आपने क्या करना है, सेंसिबल प्रॉफिट मार्जिन, सेंसिबल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स, उसके ऊपर आपने बात करनी है। आगे वन टाइम कस्टमर वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो क्वालिटी वालिटी पे ध्यान नहीं देता। उसकी क्वालिटी एवरेज भी हो सकती है, बिलो एवरेज भी हो सकती है। इसका एग्जांपल हमको कहां देखने को मिलता है, रेलवेज में आप देखोगे तो रेलवेज में जब कभी आपने रेलवे में सफर किया होगा तो वहां पर जो रेलवे के अंदर जो खाना मिलता है, बॉगी के अंदर आप बैठे हो अपनी सीट पर, वहां पर जो खाना मिलता है उसकी क्वालिटी कभी कभी एवरेज भी होती है और कभी बिलो एवरेज भी होती है। ठीक है ना। क्यों होती है वहां पर? क्योंकि वहां पर सब आते जाते वाले कस्टमर है, दोबारा तो आना नहीं है कस्टमर ने, एक बार आ गया दोबारा आना नहीं है। और कस्टमर की कुछ मजबूरी भी होती है कि यार वहीं से लेना है, वहीं से खाना है। कई जगह पर ना, कई ट्रेनों में तो मजबूरी होती है कि बाहर से भी नहीं ले सकते क्योंकि ट्रेन खुलती भी नहीं है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है कि जो वन टाइम कस्टमर वाला व्यक्ति होता है, जो जिसने खाली वन टाइम डील करना है, उसकी क्वालिटी एवरेज भी हो सकती है, बिलो एवरेज भी हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कस्टमर्स को रिटेल कस्टमर्स बना के लगातार अपने साथ में रिटेन रखना चाहता है, लंबे समय तक कस्टमर बना के रखना चाहता है, क्वालिटी पे ध्यान देता है वो व्यक्ति कि क्वालिटी मस्ट बी गुड और वेरी गुड। क्वालिटी या तो अच्छी होनी चाहिए या फिर बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तो क्वालिटी का ख्याल वो व्यक्ति रखता है। तो जब आप अपने कस्टमर को अच्छे बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं तो आपके कस्टमर्स आप पे और ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो आपसे और ज़्यादा प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें अपने कस्टमर्स को देने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आफ्टर सेल्स फॉलोअप बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वन टाइम कस्टमर वाला कभी भी आफ्टर सेल्स फॉलोअप का ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि आफ्टर सेल फॉलोअप की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, वो बाहर बोर्ड लगा रखा होता है उसने कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, है ना। लेकिन जो डेली कस्टमर रिलेशन बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो वहां पर एक प्रावधान होता है कि बिका हुआ माल सर्टेन कंडीशंस में वापस हो सकता है। तो आफ्टर सेल्स फॉलोअप जो है वो आपका ध्यान में रखना है। जब आपको अपने कस्टमर्स को लॉयल बनाना है, मजबूत बनाना है, तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट बेच के उन्हें भूल नहीं जाना है। प्रोडक्ट बेचने के बाद भी आपने उस व्यक्ति को आफ्टर सेल्स फॉलोअप करते रहना है कि वो व्यक्ति प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया कि नहीं किया, या वो उतनी क्वांटिटी में ले रहा है कि नहीं ले रहा है जितनी क्वांटिटी में लेने की जरूरत है। ये आफ्टर सेल्स फॉलोअप कि वो प्रॉपर तरीके से यूज कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसको उसको यूज करने से कोई साइड इफेक्ट तो महसूस नहीं हो रहा है, या पता चला उसे एक दिन उसने प्रोडक्ट खाया, उस दिन उसको थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ तो अगले दिन उसने प्रोडक्ट ही नहीं खाया। तो ये आफ्टर सेल्स फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। ये हम कर नहीं रहे होते, बहुत सारे लीडर्स ये सब करते नहीं है, तो उससे क्या होता है, एक बार तो प्रोडक्ट बेच देते हैं, वो दोबारा प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, या उनका कस्टमर कुछ दिन के बाद उनको वापस फोन करके कहता है कि यार आपके प्रोडक्ट की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपका प्रोडक्ट आप वापस ले जाओ। क्यों? क्योंकि हम आफ्टर सेल्स फॉलोअप पे ध्यान नहीं दे रहे होते। कुछ लोग अपने कस्टमर से सेल्स करने के बाद मिलना पसंद नहीं करते, और ये उनके करियर की सबसे बड़ी और सबसे भयंकर गलती होती है, जिसकी वजह से उनका करियर फिर आगे ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, प्रॉपर फॉलोअप आफ्टर सेल्स के बाद जरूरी है। और वन टाइम कस्टमर में कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपको अपने कस्टमर्स को बना के रखना है अपने साथ में, तो आपको एक प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट देना जरूरी है। मान लीजिए उनका प्रोडक्ट कभी खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट खत्म हुए 5 दिन हो गए और आपने दोबारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया उन तक। रीफिलिंग करवाते रहना जरूरी है, रीफिलिंग। ठीक है, अभी रीफिलिंग के ऊपर टॉपिक के ऊपर भी आएंगे, वो उसमें डे 3 के अंदर आएगा रीफिलिंग वाला। तो वो आपने टाइम टू टाइम करना जरूरी है। तो कस्टमर सपोर्ट जरूरी है। कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, या उसको और कोई नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप अवेलेबल होने चाहिए। लगातार अपने कस्टमर के संपर्क में रहना बहुत जरूरी रहता है। नो कस्टमर फीडबैक एंड कस्टमर फीडबैक, तो ये है। इसको जरा थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि आपको आसान हो जाए पढ़ना। ये है, अभी पढ़ने में आ रहा होगा आसानी से। ये है, आपने अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में रिटेलिंग पे अगर आपको मास्टरी चाहिए, तो आपको ये जो डेली कस्टमर वाले फीचर्स हैं ये आपको अपने वर्किंग में लाने पड़ेंगे। आपकी वर्किंग में ये फीचर्स होने चाहिए, ये 6 फीचर्स, ये 6 फीचर्स आपकी वर्किंग में आने चाहिए। अगर आपको अपने कस्टमर्स को रिटेन करना है और उनको आपने एक लॉयल कस्टमर बनाना है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन सेंसिबल रखिए। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स देने ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका कस्टमर और ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए प्रोत्साहित होता है। क्वालिटी मस्ट बी गुड और वेरी गुड, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कीजिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचिए, क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी का आप प्रोडक्ट देते हैं अपने कस्टमर को, तो आपका कस्टमर आप पे और ज़्यादा विश्वास करना शुरू करता है। ठीक है, आफ्टर सेल्स फॉलोअप मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स करने के बाद अपने कस्टमर से लगातार फीडबैक लेते रहिए, उसको प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, क्या रेस्पॉन्स है, फीडबैक लेते रहिए। जहाँ जहाँ भी सपोर्ट की जरूरत है वहाँ पे सपोर्ट करना जरूरी है, फॉलोअप करते रहना जरूरी है। तो ये आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। So this is the concept of one time customer and daily customer. Okay? अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत सारे नेटवर्कर्स को इसमें दिक्कत आती है, प्रोडक्ट्स को एमआरपी पे ही कैसे बेचें। क्या करें कि हम अपने प्रोडक्ट को एमआरपी पर बेच पाएं। ठीक है, क्या करें
कि हम अपने प्रोडक्ट को एमआरपी पर बेच पाए। ऐसा हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद अगली स्लाइड में आएगी कि ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बेचें। ठीक है, पहले अभी हम क्या समझेंगे, पहले कि प्रोडक्ट को एमआरपी पे कैसे बेचें। और कल जो स्लाइड शुरू होगी, कल वाली स्लाइड में शुरू होगा कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स कैसे बेचें। ठीक है, ये कल के सेशन में स्टार्ट होगा कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स कैसे बेचने हैं, यानी कि पहले आपने कुछ प्रोडक्ट्स बेच दिए तो अब उन्हीं कस्टमर्स को हम और ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बेचें, ये हम कल के स्लाइड में समझेंगे, कल सुबह के सेशन, कल शाम के सेशन में समझेंगे। अभी जो आज का जो मेन जो टॉपिक है कि प्रोडक्ट्स को एमआरपी पर ही, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही हम प्रोडक्ट्स को कैसे बेचें, तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डू नॉट डिस्क्लोज डीपी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है जो बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का डीपी प्राइस पहले ही डिस्क्लोज कर देते हैं। जब आप रिटेलिंग करने के लिए मार्केट में जा रहे हैं तो आपने कभी भी डीपी नहीं बताना है, आपने सिर्फ एमआरपी बताना है। और एमआरपी बताने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, अभी सेकंड पॉइंट में आएगा वो। एमआरपी भी ऐसे सीधे सीधे नहीं बता देना है, आपने एमआरपी बताना कैसे है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले आप ये समझिए कि आपने डीपी तो बिल्कुल नहीं बताना। अब जैसे आप सोचिए, आप कोई किसी दुकानदार के पास जाते हैं, किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं कोई भी सामान लेने के लिए, भले ही आपको राशन लेना हो या आपको बर्तन लेने हो या आपको कोई फर्नीचर लेना हो, आप किसी रिटेलर के पास जाते हैं तो रिटेलर आपको अपना खरीदी मूल्य बताता है क्या, उसने कितने में सामान खरीदा ये बताता है क्या, वो कोई नहीं बताता आपको। आप कपड़े लेने के लिए गए, आप एक टी शर्ट लेने के लिए गए, सामने वाला आपको वो प्राइस बताता है जिस प्राइस पे वो बेचने वाला होता है कि भाई मैं इस प्राइस पे बेचूंगा इस प्रोडक्ट को। वो कभी ये प्राइस बताता है कि मैंने खरीदा कितने में इस प्रोडक्ट को, नहीं। तो ये डीपी प्राइस हम क्यों बता रहे होते हैं लोगों को, ये तो वो प्राइस है जिस प्राइस पे एक डिस्ट्रीब्यूटर सामान खरीदता है और बेचता है आगे। तो जब आप सामने वाले को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए जा ही नहीं रहे हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बता क्यों रहे हो। हम लोग पहले ही डीपी बता देते हैं तो सामने वाला बोलता है कि सर ये तो आप मेरे साथ में गलत कर रहे हो, आपने डीपी में खरीदा तो मुझे भी डीपी में दो। यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, मुझे भी डीपी पर देना, मुझसे भी प्रॉफिट ही कमाएगा क्या, उल्टी बात कर देता है वो। और वो ऐसा इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि हम ही डीपी बता रहे होते हैं। तो कभी भी अगर आपको प्रोडक्ट एमआरपी पे बेचना है, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी खासी रिटेल इनकम आप कमा सको, तो आपने कभी भी डीपी प्राइस डिस्क्लोज नहीं करना है। आपने बताना है सिर्फ और सिर्फ एमआरपी। और एमआरपी बताना कैसे है, उसके लिए आपको एक टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है, डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक। जब भी आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस बताना है अपने प्रोस्पेक्ट को, तो आपने कौन सी टेक्निक अपनानी है, डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक। डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक क्या होती है मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल से बताता हूं। सपोज दैट एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है तुलसी के जो ड्रॉप्स होते हैं, तुलसी ड्रॉप्स वाला एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर तुलसियों का अर्क होता है। तो आपने जो है डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपने सामने वाले को बताना है कि पता है आपको, इस आपने सामने वाले से बोलना है सर आपको पता है ये प्रोडक्ट में क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सर तुलसी का अर्क है। तुलसी का अर्क माने तुलसी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो है, इसका अर्क है इसके अंदर तुलसी का। और सर अर्क की जो एक बूंद होती है ना वो बहुत सारे तुलसी से बनती है, और ऐसी इसके अंदर में 120 ड्रॉप्स है सर। तुलसी के अर्क की इस बॉटल के अंदर में 120 ड्रॉप्स है। 120 ड्रॉप्स यानी कि एक गिलास में आप 2 बूंद डालोगे तो 60 गिलास में ये 120 ड्रॉप्स जाएगा। यानी कि अगर आप डेली 2 गिलास भी पी रहे हो तो 1 महीना ये आराम से चलेगा। ठीक है, अब आपने उसको बताया, अब आपने साथ में उसको बताया कि आपको पता है कि इसमें जो 120 ड्रॉप्स हैं, 120 ड्रॉप्स डालने के लिए इसमें कितनी तुलसियों का इस्तेमाल किया गया है, कितनी क्वांटिटी में तुलसी को कंप्रेस किया गया, उसको उसको मशीन में डाला गया, कितनी सारी तुलसी को मशीन में डाला गया, तब जाके उसमें से ये 120 बूंदें निकली हैं। ये पता है क्या आपको, तो वो उसको क्वांटिटी बताओ। इतनी सारी क्वांटिटी में तुलसी
उसमें से इतना सा ये अर्क निकलता है, और वो भी एक तरह की तुलसी नहीं, ये पंच तुलसी है सर। ये इसमें 5 अलग अलग जो तुलसियां होती हैं, राम तुलसी, श्याम तुलसी और जो भी होती हैं, वो 5 अलग अलग तरह की तुलसियों का अर्क है सर इसके अंदर में। अब आप जो है ना प्रोडक्ट का भोकाल बना रहे हो, प्रोडक्ट का भोकाल बना रहे हो आप। प्रोडक्ट का भोकाल बनाते बनाते आपने इसका जो प्राइस को है ना ऊपर उठाना है, ऊपर लेकर जाना है इसके प्राइस को, एमआरपी से कम 5-6 गुना ऊपर। जो इसका प्रोडक्ट का एमआरपी है, आपका प्रोडक्ट का एमआरपी उससे कम से कम 5-6 गुना ऊपर। बोला सर जितनी तुलसियों का से निकाल के अर्क इसमें डाला गया ना, वो तुलसी, उतनी तुलसियां अगर आप मार्केट से लेने जाओ, उतने तुलसी के पत्ते अगर आप मार्केट से लेने जाओ ना सर, तो पहली बात तो आपको मार्केट में वो इतनी अलग अलग तरह की तुलसियों के पत्ते मिलेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर मिल भी गए ना, तो भी वो तुलसी के पत्ते आपको कम से कम 1000-1200 रुपए से कम के नहीं पड़ेंगे, कम से कम। समझ रहे हो? ऐसे आपने बताना है कि आपको कम से कम 1000-1200 से कम के नहीं पड़ेंगे। इतनी सारी तुलसी आपको खरीदनी पड़ेगी, और वो आपको मिलेगी भी नहीं मार्केट में आसानी से। आपको पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, कहीं से एक तरह की तुलसी, फिर कहीं से दूसरी तरह की तुलसी, फिर कहीं से तीसरी तरह की तुलसी आपको उठा के लानी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, आपकी तुलसी ड्रॉप्स का प्राइस था, एमआरपी मान लीजिए 170-180 था, और आपने बता दिया कि सर अगर आप लेने जाओगे ना मार्केट से, तो आपको वो तुलसी जो है कम से कम 1000-1200-1500 से नहीं, कम की नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी कंपनी क्या कर रही है, इस प्रोडक्ट को बल्क में बना रही है, बल्क में बना रही है। तो बल्क में बनाने की वजह से इसकी प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, ये आपको उतना कॉस्टली नहीं पड़ता जितना आप मार्केट में जाओगे, अपना समय खपाओगे, अपनी एनर्जी खपाओगे, कहाँ कहाँ पता नहीं धक्के खाओगे, और उसके बाद जाके आप बहुत सारा पैसा खर्च भी करके आ जाओगे। तो उससे कंपेरेटिवली आपको ये सस्ता पड़ जाता है। अब आप सामने वाले से ही पूछो कि सर आपके हिसाब से इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। आपने 2 बातें बता दी अभी तक सामने वाले को, कि इस प्रोडक्ट के अंदर जितनी तुलसियों का अर्क है, वो तुलसियां आपको 1000-1200 से कम की नहीं मिलेंगी मार्केट की। पहली बात तो ये बता दी आपने। दूसरा, आपने सामने वाले को बता दिया कि हमारे पास, क्योंकि ये हमारी कंपनी इस प्रोडक्ट को बल्क में बना रही है, तो इसलिए थोड़ा सा प्राइसिंग कम हो जाती है, थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाता है। अब आप सामने वाले से ही पूछो कि सर आपके हिसाब से ये प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, तो सामने वाला 1000 से नीचे भी आएगा ना, तो भी कितना नीचे आ जाएगा, सोचो, आप सोचो। 1000 से आदमी नीचे नीचे आकर भी कितना नीचे आ जाएगा। बोलेगा सर 800-700, या ज़्यादा 50% भी नीचे आ गया तो बोलेगा 500। सर इसका प्राइस 500 होना चाहिए। बोला सही है ना सर, 500 होना चाहिए ना, है ना? यानी कि आप सर ये मानते हो ना कि अगर ये प्रोडक्ट का प्राइस, अगर एमआरपी इस प्रोडक्ट का 500 हो, तो भी ये खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, महंगा नहीं है ये प्रोडक्ट। तब भी अगर इसका प्राइस 500 भी है, तो भी ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है। मानते हो ना सर इस बात को? बोला हाँ सर मानता हूँ। सर बस यही बात है जो इस प्रोडक्ट को इतना यूनिक बनाती है। सर आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी कि सर कि इस प्रोडक्ट का एमआरपी सर 500 नहीं है। सर इस प्रोडक्ट का जो एमआरपी है ना, वो सर 400 रुपये है, जबकि एक्चुअल एमआरपी 400 नहीं है। एक्चुअल एमआरपी 180 रुपये है, या 190 रुपये है, या 200 रुपये है। आप लेकिन क्या बोल रहे हो सामने वाले को कि सर इसका एमआरपी सर 500 नहीं है, इसका एमआरपी सर 400 रुपये है। तो सर 400 रुपये में अगर हम इस प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड करें, तो ये आराम से बिक सकता है ना सर। अगर किसी को बताया जाए तो आराम से खरीद सकता है ना? बोला हाँ खरीद सकता है। बोला सर इसीलिए तो मैंने इसकी एजेंसी ली है, और क्योंकि मैंने इसकी एजेंसी ली और मैंने बल्क में लिया है, इसलिए ये प्रोडक्ट मुझे और सस्ता पड़ता है। और ये प्रोडक्ट, क्योंकि मैं इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को आपको, एक्चुअल में इस प्रोडक्ट का एमआरपी सर 200 रुपीज़ है, मैं आपको ये प्रोडक्ट 200 में दे सकता हूँ। बोलो सर। अब वो आदमी आपसे
डीपी प्राइस पूछेगा ही नहीं कि इस प्रोडक्ट का डीपी प्राइस कितना है, ये तुमको पढ़ कितने का रहा है वो पूछेगा ही नहीं तुमसे, क्योंकि आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो आप। आपने पहले प्रोडक्ट का जो भोकाल सेट किया, आपने एमआरपी से 5-6 गुना ऊपर का प्राइस कोट करा, फिर आप धीरे धीरे नीचे आए, डिक्रीज करते करते नीचे आए, और कितना नीचे आ जाएगा वो, और आप उससे डिक्रीज करवा रहे हो, खुद डिक्रीज नहीं कर रहे हो, उससे डिक्रीज करवा रहे हो, तो कितना नीचे आ जाएगा वो कितना भी नीचे आ जाएगा, एमआरपी तक तो नहीं आएगा। और फिर जब आप उसको एमआरपी बताओगे तो उसके पास में ये ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि वो आपसे एमआरपी पर डिस्काउंट मांग ले, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी जो उसने प्राइस बताया उसके आधे प्राइस पे आप एमआरपी पे उसको दे रहे हो। अब इस पे भी वो आगे फर्दर क्या डिस्काउंट मांग सकता है, मांगेगा क्या डिस्काउंट, नहीं मांग सकता। लेकिन हम उल्टा काम कर रहे होते हैं, हम उसको बता रहे होते हैं, हम उसको सीधा सीधा डीपी बता देते हैं कि ये 180 का है, इसका डीपी प्राइस 165 पड़ता है, ये मेरे को 165 में पड़ा है, इसका 170 है, एक काम करना यार 10-15 रुपये मेरा मार्जिन भी है, तो 170 और 180 और 170 के बीच में तो एक काम करना 175 दे दे मेरे को, तेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। क्या चल रहा है ये, ऐसा नहीं करने का है, ये होता है तरीका। प्रोडक्ट को एमआरपी पे ही कैसे बेचें ये उसका तरीका होता है, डीपी तो कभी बताना ही नहीं है। जब वो आदमी बिजनेस में आपके साथ आ जाएगा, आपका टीम मेंबर बन जाएगा, तब हम डीपी बताएंगे। जब वो बिजनेस करने के लिए मैदान में उतरेगा तब बताएंगे डीपी, अभी थोड़ी बताएंगे डीपी। हाँ, तो आप प्रोडक्ट, आपने लिखा हुआ है कि सर वो पहले ही रेट देखते हैं, तो वही चीज तो है ना, ये आप आपके आपके ऊपर है ना, आप पहले ही आदमी को रेट कैसे दिखा रहे हो। आप पहले प्रोडक्ट को यूज करवाओ, आप प्रोडक्ट सामने वाले के हाथ में दे क्यों रहे हो, आप प्रोडक्ट यूज करवाओ, आदमी सामने वाले को अपने हाथ में रखो, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताओ, बेनिफिट्स बताओ, सारी चीजें बताओ। आपको पता है कि आपको डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ये आपको पता है ना, ये उसको पता है क्या कि आपको डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ये तो आपको पता है ना। जब आपको पता है कि आपने डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो आपने प्रोडक्ट पहले ही उसके हाथ में क्यों देना है, दे देना ना। अभी अभी आपको इतनी क्या जल्दबाजी पड़ी है सामने वाले के हाथ में प्रोडक्ट पकड़ाने की, अपने पास रखो, अपने हाथ में रखो प्रोडक्ट को, समझ रहे हैं। तो जब आप उस व्यक्ति को एमआरपी बता देंगे तब पकड़ाना प्रोडक्ट हाथ में कि सर ये लो, देख लो एमआरपी, गलत थोड़ी बता रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज, अपने प्रोडक्ट की अगर आपको हाइप बनानी है और सामने वाले को एमआरपी पर ही बेचना है, तो अपने मेक योर प्रोडक्ट अनअवेलेबल, ये एक बड़ा फंडा है। हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को अनअवेलेबल बना देना है। हमें अपने प्रोडक्ट की हाइप ऐसी बनानी है कि सर ये प्रोडक्ट तो मिलता ही नहीं है, ये प्रोडक्ट इतना हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट है सर कि इसके आने से पहले ही इसकी बुकिंग होके रखती है। इसका अगला लॉट, इसका हर लॉट जो होता है ना, हफ्ते 10 दिन में इसका एक लॉट आता है, और इसका जो भी लॉट आता है हफ्ते 10 दिन में, वो लॉट आते ही निकल जाता है। अनअवेलेबल बनाओ अपने प्रोडक्ट को, तभी तो लगेगा ना कि हाँ यार ये कोई प्रोडक्ट है, दमदार प्रोडक्ट है। इजीली अवेलेबल बनाओगे, 20-25 डब्बे बैग में ही लेकर घूमोगे अपने प्रोडक्ट्स के, तो ऐसा कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट्स को अनअवेलेबल बनाना सीखो, सिर्फ एंट्री प्रोडक्ट को छोड़ के। आपका जो एंट्री प्रोडक्ट होता है ना, सिर्फ वो अवेलेबल होना चाहिए हमेशा। उसके अलावा बाकी जो मेन मेन जो प्रोडक्ट हैं, जो थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट है, जो आप सबसे ज़्यादा रिकमेंड करना चाहते हो लोगों को, उन प्रोडक्ट्स को अनअवेलेबल रखो, उनकी ऐसी हाइप बनाओ कि लोग उनका पहले से पैसा देकर रखें आपको। ठीक है सर, ये जो पैकेज है ये 15-16 तारीख तक आएगा, अभी अगर आप इसका पेमेंट डन कर देते हो तो मैं इसको जो है आपका ऑर्डर पहले से लगा दूंगा, ताकि 15-16 तारीख को ये आपको बिना किसी टेंशन के अवेलेबल हो जाए, ठीक है। एडवांस बुकिंग, एडवांस बुकिंग, एडवांस बुकिंग, एडवांस बुकिंग अगर आपको अपने प्रोडक्ट की करवानी है तो प्रोडक्ट को अनअवेलेबल बनाना सीखो, ठीक है।
और जो प्रोडक्ट अनअवेलेबल होता है, जिसकी हाइप ज़्यादा है मार्केट के अंदर में और मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, उसे लोग एमआरपी पे क्या, उसे लोग ब्लैक में भी खरीदते हैं, उसे लोग एमआरपी से ज़्यादा में भी खरीदते हैं। जिस मूवी का टिकट आसानी से मिलता नहीं है, उस मूवी का टिकट जो है ब्लैक में भी बिकता है ना। ब्लैक में सिर्फ उसी मूवी का टिकट बिकता है जिसका टिकट मिल ही ना रहा हो। जिसका टिकट आसानी से काउंटर पर अवेलेबल है, उसका टिकट कभी ब्लैक में बिक सकता है क्या? नहीं ना। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप अपने प्रोडक्ट को एमआरपी से ज्यादा में बेचना वैसे तो एथिकल है नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत खिलाड़ी वाला आदमी रिटेलर है ना, तो वो अपने प्रोडक्ट को ऐसी हाइप पे बना सकता है कि वो प्रोडक्ट एमआरपी से ज्यादा में भी बेच सकता है, अगर वो बहुत खिलाड़ी वाला रिटेलर है तो, रिटेल एक्सपर्ट है तो, रिटेल मास्टर है तो। समझ में आ गया ना। तो ये कुछ फंडे हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं अपने प्रोडक्ट को एमआरपी पर बेचने के लिए। हमेशा कभी भी अपना डीपी मत बताइए, हमेशा डिक्रीजिंग प्राइस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए और अपने प्रोडक्ट को हमेशा अनअवेलेबल रखिए। हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा ये बताइए कि सर ये प्रोडक्ट मिलता नहीं है आसानी से, ये प्रोडक्ट हमेशा एडवांस बुकिंग में रहता है, ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये हमेशा। हाँ, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको ना ऑनलाइन साइट्स पर मिल जाएगा। आपको ये प्रोडक्ट हो सकता है ऑनलाइन साइट के ऊपर लिस्टेड दिखाई दे जाए, लेकिन मैं उसके लिए आपको पहले ही सावधान कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं। आप नीचे जो है उसके रिकमेंडेशन में वहाँ पर पढ़ भी सकते हो कि वहाँ पर लोगों ने अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो ऑनलाइन कहीं जाके इस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश मत कर लेना, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा ही अवेलेबल होता है। ये चीज़ पहले ही बता देना, सामने वाले को ठोक के अपने प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करना आपके हाथ में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम प्रोडक्ट को एमआरपी पर ही कैसे बेचें। अब ये आज का सेशन हो गया। अब कल के सेशन में कुछ चीज़ें आएंगी आपके सामने कि जैसे ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बेचें, ये आएगा आपके सामने। लगातार नए रिटेल कस्टमर्स हासिल करते रहने के लिए क्या करें, ये आएगा आपके सामने। तो ये आएगा, इसके आगे और जो सेकंड डे 3 जो डे 2 आएगा, डे 2 का और ज़्यादा स्लाइड्स आएंगी आपके सामने। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर ध्यान देना, इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो डे 3 होने वाला है, उसे किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति मिस मत करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो होगा ना वो डे 3 होगा। क्योंकि डे ऐसा नहीं है कि आज जो सेशन हुआ वो ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये सब चीज़ें करने के बाद अगर आपने डे 3 अटेंड नहीं किया तो चीज़ें अधूरी रह जाएंगी आपके हाथ में, और अधूरी चीज़ों से आपका बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो पूरा ट्रेनिंग सेशन पूरा का पूरा क्लियर करना, सारी चीज़ें, सारी जानकारी सभी लोग पूरी की पूरी इकट्ठी करके डायरी में नोट करके रखना। इन चीज़ों को एज इट इज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये दिस इज़ डे 1, और डे 1 में इतना ही है। अब इसके आगे की जो कहानी है वो आपको डे 2 में सुनाई जाएगी, और डे 3 के अंदर आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा मैं डे 3 के अंदर में, जिस स्टोरी को सुनने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका रोल, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका तरीका क्या होना चाहिए एक बड़ा कस्टमर नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, और मिलते हैं दोस्तों आपसे कल सुबह। एमएलएम का महासत्संग कल होने वाला है, कल संडे है, महासत्संग होने वाला है। हमारे साथ में गोविंद राम गहलोत सर कल कनेक्ट होंगे एज अ गेस्ट स्पीकर, और बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग देखेंगे उनके एनर्जी, उनका ऑरा आपको कल दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, बहुत डायनामिक लीडर हैं। ठीक है, सो मिलते हैं दोस्तों आपसे कल सुबह एमएलएम का सत्संग, एमएलएम का महासत्संग में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।